स्वागत है रॉयल नॉवल हिंदी पर। यहाँ हम किताबों की उन गहराइयों में उतरते हैं जहाँ हर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हो या बोल्ड एडल्ट फिक्शन। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि उन मैच्योर थीम्स और क्रिएटिव राइटिंग को डिकोड करते हैं जो एक साधारण कहानी को खास बनाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियों के शौकीन हैं जो बाउंड्रीज को पुश करती हैं और दिमाग को झकझोर देती हैं, तो ये जगह आपके लिए है। चेतावनी, इस चैनल का कंटेंट सिर्फ 18 जोड़ दर्शकों के लिए है। इसमें संवेदनशील और बोल्ड विषय शामिल हो सकते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें या सुने। किताबों की इस अनकही दुनिया से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 191। शिक्षक लिटिल झांग फिल्म क्रू में शामिल हुए। अगले दिन सुबह हवा तेज होती जा रही थी और खिड़कियों से होकर भूतिया चीखें निकाल रही थी। जागने और स्नान करने के बाद झांग ये को एक संदेश मिला। इसे झांग युवानिकी के नंबर से भेजा गया था। विषय का उल्लेख किए बिना उसने उसे केवल एक पता भेजा। ये बीजिंग के बाहरी इलाके का पता था जहां फिल्म स्टूडियो स्थित थे। संदेश में एक टेलीफोन नंबर के साथ साथ एक समय भी शामिल था। टेलीफोन नंबर के आगे 2 शब्द थे, सहायक निदेशक। जहां तक समय की बात है तो ये दोपहर 4 बजे से पहले का बताया गया था। स्वर्गीय रानी ने इसकी व्यवस्था की होगी और उसे वहां रिपोर्ट करने के लिए कहा होगा। अभी भी जल्दी थी, इसलिए झांग ये फिल्म पर शोध करने के लिए ऑनलाइन गए। हालांकि फिल्मांकन अभी खत्म नहीं हुआ था और न ही इसकी स्क्रीनिंग होने वाली थी। कुछ जानकारी प्रीमियर से पहले ही उपलब्ध थी। फिल्म का नाम द ग्रेट पगिलिस्टिक वर्ल्ड था। यह शायद झांग ये की दुनिया की कोई फिल्म नहीं थी, वैसे भी उसने इस शीर्षक के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। फिल्म का सारांश प्राचीन काल के एक युवा के बारे में था जिसके माता पिता मारे गए थे। उसने साझेदारों को अपने साथ खींच लिया, वुडान को पार किया और उनसे बदला लेने के लिए शाओलिन की पिटाई की। ये रूढ़िवादी प्रतिशोध शैली की फिल्म थी। बेशक ऑनलाइन सारांश इसी तरह लिखा गया था। जहां तक विवरण का प्रश्न है, वह भी निश्चित नहीं था। झांग ये दोपहर में रवाना हुए। उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई क्योंकि उन्हें पता था कि वह अगले कुछ दिनों तक फिल्मांकन दल के साथ रहेंगे। वह नहीं जानता था कि वे कहां जाएंगे, इसके बजाय गाड़ी चलाना असुविधाजनक होगा। उसने साथ में कुछ कपड़े पैक किए और एक बस डिपो के लिए टैक्सी ले ली। वहां से उन्होंने गंतव्य के लिए लंबी दूरी की बस पकड़ी। उपनगरीय इलाके में एक निश्चित फिल्म स्टूडियो में। यहां थोड़ा सुनसान और सस्ता सा लग रहा था। झांग ये ने कुछ दूर चलने से पहले पूरे दिन चारों ओर देखा और स्टूडियो पाया। ये जगह आमतौर पर खुली रहती थी। इसे पर्यटकों के लिए एक पर्यटन स्थल माना जा सकता है, लेकिन अधिकांश समय आज की तरह स्टूडियो जनता के लिए बंद थे। बाहर गाड़ियों से बहुत भीड़ थी। यह अनुमान लगाया गया था कि अंदर लगभग 2 या 3 फिल्मांकन दल थे, इसलिए इसे एक छोटी जगह नहीं माना गया। वह द्वार तक पहुंच गया। आप कौन है? एक क्रू सदस्य की नजर उस पर पड़ी। झांग ये ने कहा, मैं यहाँ द ग्रेट पगिलिस्टिक वर्ल्ड की शूटिंग में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। चालक दल के सदस्य ने अपना हाथ लहराया। यदि आपके पास नहीं है तो आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे क्षमा करें। झांग ये नाराज था। वह केवल संदेश में दिए गए नंबर के साथ उपनिदेशक को कॉल कर सकता था। वह शायद व्यस्त था क्योंकि पहले तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। हो सकता है कि इसे साइलेंट मोड पर रखा गया हो। झांग ये ने 10 मिनट बाद दोबारा कोशिश करने से पहले सिगरेट पी। इस बार कॉल का उत्तर दिया गया, हेलो सहायक निदेशक, मैं झांग ये हूँ। सिस्टर झांग ने मुझसे आपसे संपर्क करने के लिए कहा। झांग ये, ओह मुझे याद है। नमस्ते, मैं पहले ही फिल्म स्टूडियो के बाहर पहुंच चुका हूं, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। आप क्या कहते हैं? ठीक है, थोड़ी देर वहीं रुको। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं यहां से नहीं जा सकता। मैं तुम्हें अंदर लाने के लिए किसी को बुला लूंगा। थोड़ी देर बाद एक 40 से 50 साल का आदमी बाहर आया। उनका चेहरा साधारण था और वे बहुत ईमानदार दिखते थे, लेकिन उसकी आंखें चंचल थीं जिसके कारण वह एक ही समय में बेईमान भी लग रहा था। ऐसा लगा मानो वे किसी चोर की आंखें हों। झांग ये ने उसे देखा और पाया कि वह काफी परिचित लग रहा था। उसकी याददाश्त काफी अच्छी थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पिछले हफ्ते वह अपने माता पिता के घर पर टीवी पर दिख रहा था। एक टीवी सीरियल में उनका छोटा सा रोल था। यह एक शहरी जीवन नाटक था। यदि वह गलत नहीं था तो यह व्यक्ति मुख्य पात्र के अच्छे दोस्त के पिता के रूप में कार्य कर रहा था। झांग ये इस दुनिया के नाटकों को नहीं समझते थे, उन्होंने केवल कुछ ही देखे थे। लेकिन यह संयोग ही था कि वह कुछ दृश्य उसने पहले ही देख लिए थे और वह आदमी ठीक उसके सामने खड़ा था। वह काफी अच्छे थे और मजेदार भूमिका निभा सकते थे। झांग ये, याओ जियानकाई उसकी ओर चला। झांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया, वह मैं हूं और तुम हो। याओ जियानकाई ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, मैं याओ जियानकाई हूं, आप मुझे और याओ कह सकते हैं। उपनिदेशक ने मुझे आपको लाने के लिए कहा। याओ जियानकाई, निर्माण सामग्री काट रहे हैं। शाब्दिक रूप से अनुवादित। ये नाम सुनकर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति युवा नहीं हो सकता। यह आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। झांग ये मुस्कुराए, मैंने आपके शो पहले भी देखे हैं। आपका अभिनय वास्तव में अच्छा था। आपने एक पिता की भूमिका के साथ खुशी को पूरी तरह से सामने ला दिया। शायद याओ जियानकाई को उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें जानेगा क्योंकि वह कई वर्षों से अभिनय कर रहे थे लेकिन अस्पष्ट रहे।
वह हमेशा से सहायक कलाकारों का सदस्य था, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, बहुत बुरा नहीं, बहुत बुरा नहीं। उसके बाद उन्होंने उसे एक स्टाफ कार्ड दिया और वे दोनों स्टूडियो में घुस गए। फिर याओ जियानकाई ने एक अनुभवी की तरह झांग ये से बात की, छोटी झांगा, तुम एक नौसिखिया हो। मैं इतने सालों से अभिनय कर रहा हूं और मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। झांग ये मुस्कुराए, आप ऐसा कह सकते हैं। तुम्हें देख रहा हूं, तुमने अभी अभी स्नातक किया होगा। बीजिंग फिल्म अकादमी से प्रदर्शन कला में महारत हासिल, याओ जियानकाई ने पूछा। झांग ये ने संक्षेप में कहा, बीजिंग ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूट। याओ जियानकाई ने केवल इतना ही कहा, प्रसारण, वहां का ड्रामा, फिल्म और टेलीविजन संकाय बहुत बुरा नहीं है, लेकिन वहां का सबसे अच्छा संकाय अभी भी रेडियो प्रसारण अध्ययन संकाय है। हाँ। इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और कहा, मैंने इसके बारे में आज सुबह ही सुना। निर्देशक ने आपके लिए एक बहुत अच्छी सहायक भूमिका की व्यवस्था की थी। आपके लिए कुछ लड़ाई के दृश्य और कई पंक्तियां हैं। आपका उपनाम झांग है। क्या वह निर्माता झांग आपके पिता है? नहीं हो सकता। आप एक जैसे नहीं दिखते। ओह, क्या आप उपनिदेशक के रिश्तेदार हैं? बूढ़ा याओ एक ईमानदार आदमी की तरह दिखता था, लेकिन वह बिना किसी शालीनता के बोलता था और खुद को एक बूढ़े आलसी व्यक्ति की तरह महसूस करता था। झांग ये ने कहा, नहीं, मैं फिल्म क्रू में से किसी को नहीं जानता। याओ जियानकाई ने आश्चर्य से कहा, तो फिर यह अजीब है। इस फिल्म को काफी बड़ा प्रोडक्शन माना जा सकता है, वे इसमें किसी नौसिखिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप भाग्यशाली बच्चे हैं, आपको ग्रेजुएशन के बाद ही यह नौकरी मिल रही है। यहां तक कि बीजिंग फिल्म अकादमी के प्रदर्शन कला प्रमुख को भी आमतौर पर 6 महीने या 1 साल की कठिनाई से गुजरना पड़ता है और फिर भी उन्हें कोई भूमिका नहीं मिल पाती है। अगर मिला भी तो उन्हें छोटी मोटी भूमिका ही मिल पाती है। होर बेहतर होगा कि आप इस अवसर का लाभ उठाएं। हमारे जैसे लोग जिनके पास शक्ल, सूरत या उत्कृष्ट विशेषताएं नहीं है, अगर हम इस उद्योग में जीवित रहना चाहते हैं तो हमें हर मौका लेना होगा। यदि आप कुछ नहीं जानते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बूढ़ा याओ बहुत मिलनसार था, वह जो भी सोचता था वही कहता था और झांग ये को बाहरी व्यक्ति नहीं मानता था। इससे झांग ये मुस्कुराने लगा, लेकिन वह बता सका कि कॉमरेड ओल्ड याओ उसके लिए बहुत अच्छा था। धन्यवाद अंकल याओ। क्या अंकल याओ? मुझे ओल्ड याओ कहो। ठीक है ओल्ड याओ। हुर ऐसा ही होना चाहिए। मेरे साथ विनम्र मत बनो। भविष्य में मेरे आसपास रहो, हम साथ में अच्छा खाना और शराब पिएंगे। कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद बूढ़े और युवा जोड़े पहले से ही कंधे पर हाथ रख रहे थे। झांग ये उसे पसंद करता था। उसे एहसास हुआ कि ओल्ड याओ उसके जैसा ही था। उनके शब्दों का बहुत अधिक अर्थ नहीं था, इसलिए सावधान रहने की कोई बात नहीं थी। फिल्म स्टूडियो बहुत बड़ा था। ये कितना बड़ा था? ये बहुत बड़ा था। 60 या 70 के दशक का एक निर्माण सेट, चीन गणराज्य के वर्षों का एक सेट, प्राचीन काल का एक शहर सेट। अगल बगल रखे गए सेटों को देखकर किसी का भी सिर चकराने लगता है। वो वहां पहुंचे जहां द ग्रेट पगिलिस्टिक वर्ल्ड का फिल्मांकन दल था। ऐसा लग रहा था कि कैमरा घूमना बंद हो गया है। कुछ अभिनेता जो प्राचीन वेशभूषा पहने हुए थे, कोने में बैठे पानी पी रहे थे। निर्देशक जियांग उनका सामना कर रहे थे और दृश्य समझा रहे थे और कुछ संकेत दे रहे थे। दूसरी तरफ सेट लेआउट का प्रभारी एक दल था। वहां कई लोग थे, जिनकी संख्या करीब 30 से 40 लोगों की थी। याओ जियानकाई ने कहा, सहायक निर्देशक, मैं उस व्यक्ति को यहां लाया हूं। सहायक निर्देशक ने झांग ये की ओर देखा, फिर अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। शिक्षक झांग, आप यहां हैं। स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, कृपया अपनी पंक्तियों पर एक नजर डालें। मैं आपके लिए आपका मेकअप करने के लिए किसी को लाऊंगा। झांग ये ने स्क्रिप्ट ली। ठीक है, सहायक निर्देशक ने चिंतित होकर कहा, वहां एक लड़ाई का दृश्य है, इसलिए संभावना है कि आपको चोट लग सकती है। मैं आपकी व्यवस्था का पालन करूंगा, मुझे किसी भी चीज से कोई आपत्ति नहीं है। झांग ये बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। शिक्षक झांग, क्या शिक्षक? याओ जियानकाई स्तब्ध रह गया क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया। इस समय एक क्रू स्टाफ की आंख चमक उठी। उसने तुरंत एक किताब ले ली। शिक्षक झांग, मैं पूरे दिन आपका इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि आप आ रहे थे, इसलिए मैंने अपनी किताब और कलम तैयार कर ली थी। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? उसका लहजा बीजिंग के स्थानीय लोगों जैसा था, इसलिए जाहिर है वह जानता था कि झांग ये कौन था। जरूर। झांग ये ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसके लिए इस पर हस्ताक्षर कर दिए। अयो, क्या ये टीचर लिटिल झांग नहीं है? एक लड़की जिसकी वेशभूषा से पता चलता है कि उसकी भूमिका छोटी थी, दौड़ती हुई आई। आप भी यहाँ फिल्मांकन के लिए आए हैं? किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पिताजी और माँ आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब भी मैं घर जाता हूँ तो मैं उन्हें हर रोज लेक्चर रूम देखते हुए देखता हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नए व्याख्यान की तुलना आपके व्याख्यान से नहीं की जा सकती, इसलिए उनका अब इसे देखने का इरादा नहीं है। वे मुझे झांग ये के 3 साम्राज्यों के विश्लेषण के आपके संग्रह को डाउनलोड करने के लिए उकसाते रहते हैं। झांग ये मुस्कुराए, आपके पिता और माँ को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद। आओ साथ में फोटो खिंचवाते हैं, लड़की ने कहा। ठीक है। झांग ये उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। लड़की ने अपना फोन निकाला और अपनी स्क्रिप्ट याद करने के लिए वापस जाने से पहले एक तस्वीर खींची।
निर्देशक जियांग ने भी झांग ये को देखा लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्हें देश में दूसरे स्तर के निदेशक के रूप में माना जा सकता है और इससे वह झांग ये से भी अधिक प्रसिद्ध हो जाएंगे। वह केवल एक छोटा सा किरदार था, इसलिए उसे लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। उसे निश्चित रूप से झांग युवानकी के अनुरोध को स्वीकार करने की आवश्यकता थी, लेकिन झांग ये उसे प्राथमिकता देने के लिए उतने बड़े स्टार नहीं थे। झांग ये को बीजिंग में कुछ प्रसिद्धि मिली लेकिन अन्य स्थानों पर नहीं। निर्देशक जियांग जिस फिल्म का निर्देशन कर रहे थे उसके मुख्य कलाकार और सहायक कलाकार झांग ये की तुलना में आसानी से अधिक प्रसिद्ध थे। वे न्यूनतम बी सूची या सी सूची की मशहूर हस्तियों में से थे। यही कारण है कि निर्देशक जियांग ने झांग ये के बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। वह सिर्फ स्वर्गीय रानी के लिए एक भूमिका की व्यवस्था करके उस पर एहसान कर रहे थे। इसमें बस इतना ही था और इसलिए अन्य लोग भ्रमित थे। पेशे में बदलाव का मतलब अक्सर ज्ञान का एक अलग क्षेत्र होता है। वे शुरू से ही झांग ये के समान पेशे में नहीं थे। इस तथ्य के साथ कि अधिकांश फिल्म क्रू बीजिंग में नहीं रह रहे थे क्योंकि उन्हें फिल्मांकन के लिए पूरे देश में यात्रा करनी थी, वहां के अधिकांश लोग झांग ये को नहीं जानते थे या वह कहां से थे। याओ जियांकाई उनमें से एक था। वह चकित था। क्या लिटिल झांग नौसिखिया नहीं था? कुछ लोग उनका ऑटोग्राफ और साथ में तस्वीरें क्यों चाहते थे? उस समय के बारे में सोचे जब वह पहली बार फिल्म क्रू में शामिल हुए थे। केवल एक सफाई करने वाली आंटी को उनका शो पसंद आया था और उन्होंने उनसे ऑटोग्राफ मांगा था। उन्हें ऐसी VIP नहीं मिली। इलाज। छोटा यान। याओ जियांकाई लड़की के पास टहलते हुए बोला, ये झांग ये कौन है? लड़की ने संदेह से कहा, अंकल याओ, क्या आप बीजिंग में नहीं रहते? आप कैसे नहीं जानते कि वह कौन है? याओ जियांकाई ने कहा, मैं पिछले कुछ महीनों से फिल्मांकन के लिए दक्षिण में हूँ। मैं इंटरनेट का भी उपयोग नहीं करता हूँ। मेरी उम्र के कारण मुझे नई तकनीक जैसी चीजें भी नहीं मिलती है। लड़की हंसी। यदि आप झांग ये के कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज आपको उनके बारे में बताना समाप्त कर सकती हूँ। किसी भी मामले में वह बीजिंग में बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, रेडियो होस्टिंग की है, टीवी होस्टिंग की है, एक व्याख्याता रहे हैं, एक सार्वजनिक सेवा विज्ञापन का निर्माण किया है और दोहे जोड़ सकते हैं। विशेष रूप से कविता और लोगों को डांटने के क्षेत्र में शिक्षक झांग ये अपराजय है। हाल ही में लाइव प्रसारण घटना के बाद शिक्षक झांग ये के पास पहले से ही कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा है। ये कहा जा सकता है कि वह झांग ये के कार्यों से बहुत परिचित थी, इसलिए उसने इसे याओ जियांकाई को संक्षेप में समझाया। वेबो पर सहकर्मी को डांटना। सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स में अपनी यूनिट को डांटते हुए। दोहा प्रतियोगिता में लेखक संघ को डांट। टेलीविजन पर लाइव प्रसारण के दौरान एक नेता को डांटना। ये सब सुनने के बाद याओ जियांकाई तुरंत स्तब्ध रह गया। बकवास। ये शिक्षक लिटिल झांग ऐसी प्रतिभा है। अध्याय 192। झांग ये का असली और नकली कुंग फू। फिल्म स्टूडियो। एक छोटे से कोने पर बेंचों की कतार पर झांग ये वहां बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। इसमें उनकी भूमिका के लिए पंक्तियां थीं। ये सरल था, बस कुछ पंक्तियां। कठिनाई लड़ाई के दृश्यों में थी। झांग ये के लिए, जो पहली बार फिल्मांकन कर रहे थे, यह एक चुनौती थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वह इसे अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि झांग ये ने हमेशा कहा था, आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण था। यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप आत्मविश्वास खो देंगे और परिणामस्वरूप आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम आधी लड़ाई लड़ने से पहले ही हार चुके थे। यह बहुत दिलचस्प बात थी। अगर आप में आत्मविश्वास होता तो आप इसे जरूर कर पाते। यह बकवास नहीं था, न ही डराने वाला था। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस पर अध्ययन हुए हैं। एक साधारण व्यक्ति कभी भी एक अमीर सुंदर व्यक्ति नहीं बन सकता। यह केवल कल्पना थी। यह निश्चित रूप से मामला नहीं था। तो क्या हुआ यदि वह जनसाधारण होता? तो क्या हुआ यदि एक जनसाधारण कमजोर और बदसूरत था? जब तक किसी को अपनी सफलता पर दृढ़ विश्वास है, जब तक किसी को दृढ़ विश्वास है कि वह ऐसा कर सकता है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह एक अत्यंत आत्मविश्वासी कमजोर और बदसूरत जनसाधारण बन जाएगा। छोटा झांग। याओ जियांकाई आए। झांग ये ने अपनी स्क्रिप्ट जारी रखी। अरे क्या बात है! याओ जियांकाई ने अवाक होकर कहा, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम नौसिखिया हो? लेकिन मैं एक नौसिखिया हूं, झांग ये ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा। तभी याओ जियांकाई को एहसास हुआ कि चूंकि झांग ये ने कभी फिल्मों में अभिनय नहीं किया था, इसलिए वह वास्तव में फिल्म उद्योग में पूरी तरह से नवागंतुक थे। मुझे अभी पता चला कि आप बीजिंग में बहुत प्रसिद्ध हैं। झांग ये ने जल्दी से कहा, ये कुछ भी नहीं है। मैं आपसे तुलना नहीं कर सकता। यह उनका विनम्र होना नहीं था। यदि हमेशा एक सहायक किरदार होने के बावजूद उन्हें वास्तव में प्रसिद्धि में याओ जियांकाई के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती, तो उन सभी वर्षों में याओ जियांकाई ने कितने शो में अभिनय किया था? देश में उनकी कुछ प्रसिद्धि अवश्य थी। ठीक है, हालांकि यह उतना नहीं था। वह झांग ये से बहुत बेहतर था, जो केवल बीजिंग हलकों में जाना जाता था। कम से कम वह इतना सीमित नहीं था। ठीक है, याओ जियांकाई ने हंसते हुए कहा, बीजिंग में निश्चित रूप से आपको जानने वाले मुझसे ज्यादा लोग हैं। अच्छा, आप आशाजनक हैं। आप कविताएं भी लिख सकते हैं। कुछ भी गंभीर नहीं है, झांग ये ने कहा। झांग ये के कार्यों के बारे में सुनने के बाद याओ जियांकाई ने तेजी से पाया कि झांग ये का रवैया उसकी भूख से मेल खाता है।
वह झांग ये के पास बैठ गया और उसके कंधे पर अपनी बाहें रख दी। जल्दी से मुझे वो प्रक्रिया बताओ कि तुमने अपने टेलीविजन स्टेशन के नेता के चेहरे पर किस तरह से प्रहार किया। हाँ, यह इस हद तक है कि देश का हर टेलीविजन स्टेशन तुम्हें काम पर रखने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तुम्हें अभिनय करने के लिए मजबूर कर रहा है। बच्चे, तुम निश्चित रूप से प्रभावशाली हो, तुम बहुत डरपोक हो। बुरा नहीं, आप में पहले की तरह मेरी शैली का थोड़ा बहुत अंश है। तुमने भी ऐसा ही कुछ किया? नहीं, तो फिर आपकी शैली के बारे में क्या था? हाय, ये तो सिर्फ एक उपमा थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चैटिंग के जरिए बुजुर्ग और युवा जोड़ी करीब आ गई थी। उन्होंने टेलीफोन नंबरों का भी आदान प्रदान किया और पुराने दोस्तों की तरह थे। अचानक लगभग 30 साल का एक मोटा आदमी वहां से गुजरा। वह फिल्म क्रू के मार्शल आर्ट निर्देशक थे। वह बहुत मजबूत लग रहा था और एक नजर में ही साफ लग रहा था कि वह कुंग फू का अभ्यास करता है। आप में से कौन झांग ये है? मैं हूं। झांग ये हाथ में स्क्रिप्ट लेकर खड़े हो गए। मार्शल आर्ट निर्देशक ने उसकी ओर देखा और अवाक होकर कहा, आप युवा नायक चेन के रूप में अभिनय कर रहे हैं। ये झांग ये की भूमिका थी। उसने सिर हिलाया, ये सही है। मार्शल आर्ट निर्देशक ने उसका नाप लिया और फिर उसकी बाहें दबा दी। कुछ मूल्यांकन के बाद वह मुड़ा और बिना एक शब्द कहे चला गया। वह सीधे सहायक निदेशक के पास गया। सहायक निदेशक, क्या आप निश्चित हैं कि आपने कोई गलती नहीं की है कि झांग ये युवा नायक चेन के रूप में अभिनय कर रहे हैं? वह युवा नायक चेन के रूप में काम नहीं करेंगे। वह आकार में छोटा है और उसके हमले लड़कियों की तरह कमजोर दिखेंगे। आपको सहायक अभिनेता का विकल्प नहीं मिल सकता, और यदि आपने किसी की तलाश भी की तो भी कोई उपयुक्त नहीं है। हमें फिल्म कैसे बनानी है? सहायक निदेशक ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर आपको लगता है कि वह नहीं करेगा तो उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। उसे गति सिखाओ। भूमिका तय हो चुकी है, इसलिए कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी आपका काम है। मार्शल आर्ट निर्देशक ने कहा, लेकिन मैं शून्य से कुछ नहीं बना सकता। चलिए उनके लुक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, बस उनकी काया भयानक है। इसका फिल्मांकन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दोनों झगड़ने लगे। झांग ये को असहाय महसूस हुआ। यार, फिल्मांकन के पहले दिन ही उन्हें हेय दृष्टि से देखा गया था। अंततः मार्शल आर्ट निर्देशक बिना किसी सफलता के वापस आ गए। उन्होंने झांग ये की ओर देखा और शक्तिहीनता की भावना से कहा, क्या आपने पहले कोई मार्शल आर्ट दृश्य फिल्माया है? झांग ये ने अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्ट निर्देशक ने पूछा, क्या आपने पहले अभिनय किया है? झांग ये ने फिर से अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्ट निर्देशक ने कहा, क्या आपने पहले नृत्य का अभ्यास किया है? झांग ये ने फिर भी अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्ट निर्देशक ने अपने माथे पर तमाचा मारा। यार, वह हर मोर्चे पर बेकार था। इस फिल्म में काफी बड़ा निवेश किया गया था और इसे बड़े पैमाने पर निर्माण का माध्यम माना जाता था, इसलिए अभिनेताओं की आवश्यकताएं बहुत अधिक थी। ये कम लागत वाली मार्शल आर्ट फिल्मों की तरह नहीं थी जहां एक पंच या किक से काम चल जाता था। यदि वे ऐसा करते तो लोग उन पर हंसते हंसते मर जाते। इसलिए उन्हें जो अभिनेता मिले वे मार्शल आर्ट में कुछ न कुछ आधार रखते थे या उन्होंने मार्शल आर्ट फिल्मों में अभिनय किया था। यहां तक कि मुख्य किरदार भी बहुत घटिया नहीं हो सका। उसके पास हथियार और आकृति होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्य किरदार के लिए एक विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक सहायक अभिनेता के लिए कोई विकल्प कैसे खोजा जा सकता है? मार्शल आर्ट निर्देशक को सिरदर्द था। याओ जियांग फिल्म क्रू में मजाकिया व्यक्ति था, इसलिए वह आसानी से किसी से भी बात कर सकता था। ये लड़का मेरा अच्छा दोस्त है, कृपया इसका ख्याल रखें। मार्शल आर्ट निर्देशक ने कहा, अंकल याओ, युवा नायक चेन के फिल्म में कई दृश्य हैं। ये कम से कम 1.5 मिनट का स्क्रीन समय है। इसमें काफी उन्नत गतिविधियों की आवश्यकता है, लेकिन वह झांग ये ने साहस जुटाया और कहा, हम इसे क्यों नहीं आजमाते? मार्शल आर्ट निर्देशक को एक तलवार मिली और उसने उसे देते हुए कहा, मेरे देखने के लिए तलवार को 2 बार हिलाओ। झांग ये ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और तुरंत उत्साहित महसूस किया। अपनी कलाई के झटके से उसने हवा में तलवार की किरणें झिलमिला दी। ठीक है, वे सिर्फ कलात्मक अलंकरण वाले विशेषण थे। दरअसल उसने सिर्फ हवा में तलवार लहराई थी। यह एक असली तलवार थी और तलवार की नर्म प्रकृति के कारण तलवार के इस झटके ने याओ जियांग को लगभग घायल कर दिया। याओ जियांग अपनी बुद्धि से इतना डर गया कि वह कुछ कदम पीछे हट गया। आराम से करो भाई। इसके बाद मार्शल आर्ट निर्देशक ने झांग ये को कुछ अन्य कार्य करने का निर्देश दिया। हालांकि जब झांग ये ने उनके निर्देशों का पालन किया तब भी यह एक बेमेल था। उसका व्यक्तित्व और तलवार ठीक से समन्वित नहीं थे। न कोई लावण्य था, न कोई जोर जबरदस्ती थी। इसमें नदी पार कर रहे बूढ़े किसान की मनोदशा थी और बूढ़ा किसान वह था जो तैरना नहीं जानता था। मुझसे सीखो, ठीक है? मेरे प्रदर्शन का अनुसरण करें। इस तरह आपकी कलाई सीधी होनी चाहिए। आपका निचला शरीर स्थिर होना चाहिए, कोई हिलना नहीं। इस तरह ये करेगा। अय्या, आपका क्या मतलब है? क्या इससे कुछ होगा? क्या आप एरोबिक्स का अभ्यास कर रहे हैं? लंबे समय तक इधर उधर भटकने के बाद मार्शल आर्ट निर्देशक अब इसे सहन नहीं कर सके। उन्हें एक और सहायक अभिनेता मिल गया। यह बताना आसान था कि इस व्यक्ति ने शायद अतीत में मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था।
मार्शल आर्ट निर्देशक ने अभिनेता को झांग ये को दिखाने के साथ साथ एक लड़ाई का दृश्य भी दिखाने दिया। हालांकि झांग ये, जो पूरी तरह से नौसिखिया था, अभिनेता की बराबरी करने में असमर्थ था। या तो उसकी पंक्तियां मेल नहीं खाती थी या उसकी मार्शल आर्ट गतियों में कमी थी। आखिर में अभिनेता काफी परेशान महसूस कर रहे थे। अन्यत्र अभिनय का फिल्मांकन समाप्त हो चुका था। यहाँ काफी लोगों ने हंगामा देखा था। बहुत से लोग झांग ये की अनाड़ी हाथों वाली तलवारबाजी से चकित थे। हुर, यह क्या है? हम इसे फिल्मा सकते हैं क्या? हम बुक्सिया फिल्म भी फिल्मा रहे हैं। उसकी हरकतें काफी मजबूत हैं। मैं बता नहीं सकता कि उसमें इतनी ताकत थी। ऐसा लगता है कि उसकी किक भी काफी जोरदार है, लेकिन ये सुंदर नहीं है। ये बहुत बदसूरत है। तो क्या हुआ अगर वह बीजिंग में प्रसिद्ध है? वह अभिनय के लिए तैयार नहीं है। गैरजिम्मेदाराना शब्द मत बोलो। क्या आपको लगता है कि शिक्षक झांग आप लोगों के उस समूह की तरह हैं जो इस मंडली के अनुभवी हैं? शिक्षक झांग एक विद्वान व्यक्ति है। ये सोचने के लिए कि आप उसका उपहास करते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भले ही हमारे पूरे फिल्मांकन दल की साहित्यिक क्षमता को एक साथ जोड़ दिया जाए, फिर भी हम शिक्षक झांग से कमतर हैं। प्रत्येक उद्योग के अपने विशेषज्ञ होते हैं। हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन आखिरकार हम अभिनय में हैं, साहित्य में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। फिल्मांकन पूरा होने के साथ वे स्थान बदल सकते थे। इसलिए जैसे ही ब्रेक हुआ, आसपास और भी लोग इकट्ठा हो गए। कुछ यहाँ मौज मस्ती में शामिल होने के लिए आए थे, जबकि अन्य अच्छे इरादे वाले थे और कुछ सलाह देने की कोशिश कर रहे थे। जिस अभिनेत्री ने झांग ये के साथ तस्वीर ली थी, उसने कहा, क्या हमें कुछ कार्यों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए? पहले वाले वास्तव में बहुत कठिन है। यहाँ तक कि पेशेवर मार्शल आर्ट अभिनेताओं को भी इसे करने में कठिनाई होगी। मार्शल आर्ट निर्देशक ने आह भरते हुए कहा, यह पहले ही तय हो चुका है। अगर हम इसे बदल रहे हैं तो हमें कोरियोग्राफी को फिर से करने की जरूरत है। कोई समय नहीं बचा है। निर्देशक ने कहा है कि हम 2 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, तो हमारे पास समय कहाँ है? याओ जियानकाई ने कहा, झांग ये का हिस्सा कब है? सहायक निदेशक ने भी देखा, यह आज रात होगी। हम एक नए स्थान पर गाड़ी चलाएंगे। यह एक मठ है। आज रात। फिर वह कुछ दिनों तक अभ्यास करने पर भी इसे समय पर नहीं कर पाएगा। याओ जियानकाई को झांग ये की चिंता होने लगी। जो व्यक्ति सबसे अधिक क्रोधित था वह स्वयं झांग ये था। यह बंदा कब इतना शर्मिंदा हुआ था? इतने सारे लोग उसे देख रहे थे। वे उसकी ओर इशारा कर रहे थे। उसका चेहरा थोड़ा लाल था। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके कार्य किसी भी तरह से अच्छे नहीं थे। तलवारबाजी और लात मारने की दृष्टि से उन्होंने इसे ठीक से किया था, लेकिन ये लोग इस पर सहमत नहीं हुए। उनका मानना था कि झांग ये मानक के अनुरूप नहीं है। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक फिल्म के लिए फिल्मांकन था। यह सब लड़ाई के प्रभाव और सुंदरता के बारे में था। इसमें स्टाइल की परवाह की गई। मार्शल आर्ट निर्देशक और अन्य अभिनेता जो बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे, उनके पास निश्चित रूप से कुछ आधार थे, लेकिन यह अधिक से अधिक थोड़ा सा था। उनकी मांसपेशियों को मत देखो। अगर वे वास्तव में लड़ना शुरू कर देते हैं तो झांग ये का मानना था कि वह बिना पसीना बहाए उन सभी को हरा सकता है। और यह तब था जब वह ताइजी मुट्ठी का उपयोग करने में असमर्थ था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। झांग ये क्या जानता था? ताइक्वांडो और ताइजी मुट्ठी, एक थी विदेशी युद्ध शैली, दूसरा पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट था। चाहे पहले वाला हो या बाद वाला, इन कुंग फू का इस्तेमाल अंततः किसी के दुश्मन को दबाने के लिए किया जाता था। प्रत्येक मुक्का और किक वास्तविक सौदा था और केवल एक सुंदर कार्य नहीं था। यह कोई मजाक नहीं था। लेकिन एक मार्शल आर्ट फिल्म का फिल्मांकन करते समय उन्हें किस बात की परवाह थी? यह शीतलता और स्टाइलिशता थी। प्रत्येक आंदोलन व्यापक और खुला होना चाहिए। यदि वे ऐसा कर सकते तो वे अपने दुश्मन की ओर लात मारने से पहले दर्जनों बार हवा में कलाबाजी करते। ये वही था जो उन्हें अद्भुत लगा। लेकिन झांग ये के दृष्टिकोण से वह मंदबुद्धि थी। यदि आप हवा में कलाबाजी करते समय ये सब अच्छा काम करते तो कोई दुश्मन आपको लात मारकर उड़ा देता। बहुत सारी खामियां थीं। हालांकि यह उद्योगों के बीच का अंतर था। झांग ये दूसरों को नीची दृष्टि से नहीं देखता था क्योंकि वह कुछ कुंग फू जानता था। वह जानता था कि दूसरे लोगों के क्षेत्र और डोमेन में उसे उनकी बात सुननी होगी। यह मार्शल आर्ट निर्देशक एक पेशेवर था। ये कुंग फू जानने की समस्या नहीं थी। यदि चीनी मार्शल आर्ट में अभ्यास करने वाला कोई मास्टर निर्देशन करने आए तो यह अज्ञात होगा कि फिल्म का परिणाम क्या होगा। कार्य संभवतः भद्दे होंगे। झांग ये ने अभी भी विनम्रता का हृदय बनाए रखा। उन्होंने मार्शल आर्ट निर्देशक से अभ्यास किया और सीखा। उन्होंने इस मार्शल आर्ट एक्ट को यथासंभव अपनाने की कोशिश की जो उन्हें मंद लग रहा था। अध्याय 193, भिक्षुओं से युद्ध। सरहद में डूबता हुआ सूरज पश्चिमी क्षितिज के करीब था। फिल्म क्रू ने कार से लंबी दूरी तय की और अंततः एक पहाड़ की तलहटी में रुके। लगभग 30 लोग एक कोच बस और 3 ट्रकों से उतरे जो सामान से भरे हुए थे। इस पर्वत का कोई आधिकारिक लिखित नाम नहीं था। स्थानीय लोग इसे केवल लिटिल किंगशान कहते थे क्योंकि पहाड़ की चोटी पर किंगशान मठ था। बीजिंग का परिदृश्य निश्चित रूप से दक्षिण में सुंदर प्राकृतिक परिदृश्य वाले स्थानों से अतुलनीय था। हालांकि लिटिल किंगशान एक अपवाद था। दृश्यावली सुखद थी और मठ बहुत लोकप्रिय था।
यहाँ हर साल कई लोग धूप जलाने और पूजा करने आते थे। बेशक उनके जैसे और भी फिल्मांकन दल थे जो फिल्म देखने आए थे। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। छोटा किंगशान बहुत प्रसिद्ध था। किंगशान मठ भी बहुत प्रसिद्ध था। यदि कोई पूछना चाहे कि यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हर कोई एक ही तरफ इशारा करेगा। खैर, जियांगशान पर्वत कुछ किलोमीटर दूर था। अगर कोई पूछे कि यहाँ सबसे लोकप्रिय मठ कौन सा है, स्थानीय लोग निश्चित रूप से एक दिशा की ओर इशारा करेंगे। खैर, जियांगशान झाओ मठ कुछ किलोमीटर दूर था। यदि आपने पूछा कि लिटिल किंगशान का जियांगशान से क्या संबंध था, या पूछे कि किंगशान मठ का झाओ मठ से क्या लेना देना है, खैर, दरअसल इन जगहों का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। आइए विषय बदलें। मुख्य किरदार नहीं आया। आज उनके पास फिल्माने के लिए कोई दृश्य नहीं था, इसलिए वह आराम करने के लिए वापस चले गए थे। निर्देशक जियांग आगे बढ़े और दृश्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सहायक अभिनेताओं से बात की। सहायक निदेशक प्रॉप प्लेसमेंट का प्रभारी था। फिल्मांकन दल में मंच प्रबंधन सबसे व्यस्त था। न केवल उन्हें व्यस्तता से सामान तैयार करने की जरूरत थी, बल्कि उन्हें लोगों को लाना, भोजन के डिब्बे इकट्ठा करना और ड्राइवरों की भूमिका भी निभानी थी। फिल्मांकन स्थानों में ऐसे बदलाव के लिए जो अधिक दूर नहीं था, फिर भी उन्हें वस्तुओं का परिवहन करना पड़ता था। कुछ मंच प्रबंधन दल और कर्मचारियों द्वारा ढेर सारे उपकरण उतार दिए गए। फिर उन्होंने इसे पहाड़ पर पहुंचाया। तलवारों, कृपानों और डंडों को नजरअंदाज करते हुए कुछ कैमरे भी आसानी से नहीं पहुंचाए जा सकते थे। सीढ़ियां ऊपर तक चली गईं। यह 100 मीटर जैसा दिखता था और यह घुमावदार तरीके से ऊपर की ओर बढ़ता था। छोटे झांक, जल्दी करो, अपने बूढ़े भाई की मदद करो। लगभग 1 दर्जन कदम चलने के बाद याओ जियांग पहले से ही हौंफ रहा था। उसका बड़ा पेट कांप रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कठिन समय से गुजर रहा हो। झांग ये ने उनका समर्थन किया, आपकी शारीरिक फिटनेस में कमी है। याओ जियांग ने शेखी बघारी, पुराने समय में आपका बूढ़ा भाई स्कूल की शारीरिक शिक्षा कक्षाओं का प्रतिनिधि था। मैं आज अच्छी स्थिति में नहीं हूँ। यह फिल्मांकन का दिन रहा है, यदि नहीं तो बस कुछ 100 मीटर चढ़ना बच्चों के खेल जैसा होगा। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, मुझे मत बताओ, आपके द्वारा किए गए कुछ मार्शल आर्ट मूव्स से आप मुझसे बेहतर नहीं है। झांग ये बिना एक शब्द कहे मुस्कुराए। न ही उन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया। पहाड़ के आधे ऊपर निर्देशक जियांग ने अपना हाथ लहराया और चिल्लाया, रुको, चलो यहाँ कैमरे सेट करते हैं। प्रॉप्स भी। हर कोई अपने आप में व्यस्त रहने लगा। पहाड़ के किनारे एक दृश्य था। जाहिर है वे यहाँ फिल्म करने के लिए तैयार थे। यह दृश्य बिल्कुल वही था जहाँ झांग ये की युवा नायक चेन की भूमिका दिखाई देगी। सहायक निदेशक ने चिंतित होकर पूछा, शिक्षक झांग, क्या आप प्रबंधन करेंगे? झांग ये कैसे मना कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने दृढ़ता से कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, हम कभी भी फिल्मांकन शुरू कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पोशाक नहीं उतारी थी। उसे प्रॉप्स से एक तलवार मिली और वह कार्य करने के लिए तैयार था। मार्शल आर्ट निर्देशक बगल में खड़ा था। आपका क्या मतलब है कि आपको कोई समस्या नहीं है? बस आपकी वह चाल मानक के अनुरूप नहीं है। नमस्ते, आपको कैमरे चालू होने से पहले अभ्यास करना चाहिए। जब कैमरे चलने लगते हैं तो किसी दृश्य को बर्बाद करना पैसे की बर्बादी है। यदि निदेशक नाखुश है तो वह निश्चित रूप से आपको बाहर कर देगा। वह बाहर से ठंडा लेकिन अंदर से गर्म था। हालांकि वह कहता रहा कि झांग ये में कितनी कमी थी, फिर भी वह झांग ये को इसे अच्छी तरह से करने में मदद करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा था। झांग ये ने अभ्यास करना शुरू किया। शिक्षक झांग, शुभकामनाएं। सही है, आपको बस अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। ये कठिन नहीं है। बीजिंग के कुछ लोग जो झांग ये को जानते थे ने उनका उत्साहवर्धन किया। उनके दिलों में झांग ये एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। साहित्यिक क्षेत्र में वह एक अजेय व्यक्ति थे जिनका बीजिंग में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। दुर्भाग्य से टेलीविजन स्टेशनों द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में असमर्थ था। आखिर में उन्हें एक फिल्म बनानी पड़ी और वह एक मार्शल आर्ट फिल्म थी। उनकी राय में ये स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जिसमें झांग ये की कमी थी। हालांकि वे देख सकते थे कि झांग ये धीरे धीरे प्रगति कर रहा था, लेकिन उसके कार्य अभी भी सुंदर नहीं थे। कुछ लोग जानते थे कि शिक्षक झांग के लिए यह कठिन था। वे साहित्य साधना करने वाले एक साहित्यकार थे। तलवारें लहराना और लाठी लहराना उसके लिए थोड़ा ज्यादा था। हालांकि फिल्मांकन दल में ऐसे लोग थे जो झांग ये को नीची दृष्टि से देखते थे। जितना चबाओ उससे अधिक मत काटो, हम निश्चित रूप से बाद में कुछ फिल्म बर्बाद कर देंगे। क्या ये कोई समस्या पैदा नहीं कर रहा है? हम सभी काम के बाद छुट्टी होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर वह इसमें देरी करेगा तो कौन जानता है कि आज फिल्मांकन के समय समाप्त होगा। रहने भी दो, इतना कुछ कहने से बचे। यह आसान नहीं है। थोड़ी देर बाद, कुछ समायोजनों के बाद कुछ मशीनरी तैयार हो गई। निर्देशक जियांग मशीन #1 के पास बैठे। ठीक है, चलो शुरू करें। खलनायक का किरदार जो झांग ये के साथ अभिनय कर रहा था आ गया। उसके पास तलवार थी और वह अपने निर्धारित स्थान पर खड़ा था। झांग ये ने एक गहरी सांस ली और वह भी चल दी। वह उस स्थान पर खड़ा था जो मार्शल आर्ट निर्देशक ने उसे बताया था। सब कुछ तैयार था। निदेशक जियांग के आदेश से कैमरे चालू होने लगे।
युवा नायक चेन। खलनायक सतर्क दिख रहा था। झांग ये ने मुस्कुराते हुए अपनी पंक्तियां कही, मेरा उपनाम चेन है, लेकिन मैं युवा नायक की उपाधि के लायक नहीं हूं। कुछ शब्दों के आदान प्रदान के बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। झांग ये की भूमिका मुख्य लीड के सहायक की थी। लड़ाई का दृश्य सीधे रिकॉर्ड किया गया था। इससे पहले युवा नायक चेन के कुछ दृश्य होने चाहिए थे, लेकिन इसके भविष्य में फिल्माए जाने की संभावना थी। फिल्में कथानक के क्रम के अनुसार शायद ही कभी रिकॉर्ड की जाती थी। कांटे की टक्कर हुई, कृपाण किरणें और तलवार की छाया। इस दृश्य में मूल रूप से झांग ये को 10 चालों के भीतर अपने दुश्मन की जान ले लेनी होगी। दूसरी चाल में झांग ये ने स्थापित आंदोलन का अनुसरण किया और अपनी तलवार से अवरुद्ध कर दिया। फिर उन्होंने मार्शल आर्ट निर्देशक द्वारा बनाई गई कोरियोग्राफी के अनुसार किक आउट किया। हालांकि उनकी यह किक बहुत सटीक थी। इसके बारे में कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि झांग ये कुंग फू जानता था। किताबों से उन्होंने जो कौशल हासिल किया वह बहुत गहरा था, इसलिए उससे भटकना इतना आसान नहीं था। उसकी किक ने खलनायक के महत्वपूर्ण स्थान को निशाना बनाया था। ये झांग ये का एक प्रतिवर्ती आंदोलन था और वह जानता था कि अगर उसने वास्तव में किक मारी तो चीजें खराब होंगी। इसलिए उसने तुरंत इसे मोड़ दिया और अपनी ताकत कम कर दी। लेकिन जब खलनायक ने तलवार मारी तो उसने झांग ये के कंधे पर वार किया। काटना, निर्देशक जियांग ने गुस्से में कहा। सहायक निदेशक ने यह भी कहा, आपने कोरियोग्राफी का पालन क्यों नहीं किया? खलनायक ने अपने होठों पर थप्पड़ मारा। शिक्षक झांग, आपकी किक नीचे होनी चाहिए थी, तो क्या आप कमरुख के साथ फायदे में रहेंगे? आप मेरे द्वारा कैसे काटे जा सकते हैं? झांग ये सोच रहा था कि अगर उसने अपनी ताकत कम नहीं की होती तो आप इस भाई की लात से उठ जाते। तुम मुझे काटोगे भी कैसे? वह बकवास थी। हालांकि उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। चूंकि यह कोई वास्तविक लड़ाई नहीं थी और सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग थी, यह वास्तव में सच था कि झांग ये गलत थी। इसके बाद कैमरे फिर से चलने लगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार झांग ये ने इस बार कोरियोग्राफी का अनुसरण किया। हालांकि उसे लगता रहा कि हरकतें बहुत अजीब थीं और न ही उनमें कोई ताकत हो सकती थी। उसके सारे अंग कोमल थे। इससे वह असंतुष्ट थे। स्वाभाविक रूप से निर्देशक जियांग इन टेक के लिए सहमत नहीं होंगे। आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टर जियांग का स्वभाव काफी खराब था। उन्होंने नाराज होकर कहा, क्या तुम्हें लड़ना भी आता है? तुम इतनी सी हरकत भी नहीं कर सकते? क्या ये बहुत मुश्किल है? बकवास। और तुम सचमुच मुझ पर चिल्ला रहे हो? 2 चाकूधारी चोर जो अपनी जान पर खेलकर मुझसे लड़ रहे थे, उन्हें मैंने मार गिराया था। मैं लड़ नहीं सकता। झांग ये ने उसे घूर कर देखा। जो लोग उन्हें जानते थे वे जानते थे कि इस व्यक्ति का स्वभाव निर्देशक जियांग से कहीं अधिक खराब था। उन्होंने किसी के भी अधीन होने से इनकार कर दिया। सहायक निदेशक ने बात को शांत करते हुए कहा, शिक्षक झांग एक बुद्धिजीवी है। निश्चित रूप से उनमें लड़ाई के दृश्यों की थोड़ी कमी होगी। ये याद करते हुए कि इस व्यक्ति की सिफारिश झांग युवानकी ने की थी, निर्देशक जियांग ने आह भरी, चलो एक और टेक लेते हैं। हालांकि चालक दल के कई लोगों को अपनी आपत्तियां थीं। झांग ये उनकी नजर में बहुत बेकार था। बाद में भी कई दृश्य थे। उन्हें अभी भी पहाड़ पर जाने की जरूरत थी। इस फिल्मांकन में कितना समय लगेगा? इसी समय 5 लोग पहाड़ से नीचे आए। आप कौन है? तुम्हें यहाँ एकत्र होने की अनुमति किसने दी? मठ एक शांत जगह है। कृपया तुरंत चले जाएं। ये कुछ गंजे साधु थे। वे लबादे पहने हुए थे और उनके हाथ में डंडे थे। वे स्वागत योग्य नहीं लग रहे थे। उन्होंने पहले से ही प्रकाश व्यवस्था स्थापित कर दी थी और एक नजर में ये बताना आसान था। सहायक निदेशक दंग रह गए। छोटे स्वामी, हमने 1 महीने पहले आपके मठाधीश को सूचित किया था कि हम इस महीने फिल्मांकन करेंगे। हमारी प्रायोजन फीस और संबंधित अनुबंध तैयार किए गए हैं। आपको बस अपने मठाधीश से पूछने की जरूरत है। अब हर किसी के पास झांग ये की बेकारता पर तिरस्कार दिखाने का समय नहीं था। इसके बजाय उन्होंने कुछ भिक्षुओं की ओर देखा। एक साधु ठंडा लग रहा था और उसने अपना खंभा कसकर भींच लिया। आधे महीने पहले हमारा मठाधीश बदल गया था। अब अनधिकृत लोगों का प्रवेश वर्जित है। ये सुनकर झांग ये अवाक रह गया। मठाधीश बदल गया था। मठ उच्च पदों के लिए प्रतिस्पर्धा में कब शामिल हुए? असिस्टेंट डायरेक्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन हमने इस पर पहले ही फैसला कर लिया है। ये सीन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास ये सीन नहीं हो सकता। हम बस 1 दिन के लिए फिल्म करेंगे और कल चले जाएंगे। युवा साधु ने तपाक से कहा, 1 घंटा भी नहीं, तुरंत चले जाओ। कुछ युवा भिक्षुओं ने उन्हें घेर लिया और ऊपर जाने का रास्ता रोक दिया। याओ जियांकाई ने कहा, तुम्हारा मठाधीश कहाँ है? कृपया उसे यहाँ बुलाएं। हम उनके साथ इस पर चर्चा करेंगे। मठाधीश ध्यान कर रहे हैं। उनके लिए दूसरों का स्वागत करना असुविधाजनक है। युवा भिक्षु अभेद्य लग रहा था। उनकी अभिव्यक्ति भी अहंकारपूर्ण थी। उसने उनकी ओर देखा, मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूं। तुरंत चले जाओ। 10 सेकंड। यह उनके उपकरण को हिलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। निर्देशक जियांग भी नाराज थे। हमें अपने मठाधीश के पास लाओ। युवा भिक्षु ने उसे घूर कर देखा, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? मठाधीश ध्यान कर रहे हैं। अभी भी 6 सेकंड शेष है। क्या आप जा रहे हैं? हम आपको जाने में मदद कर सकते हैं।
भिक्षु इतने उग्र थे, ये किस प्रकार के साधु थे? फिल्मांकन दल बेहद नाराज था। तुम इतने उग्र कैसे हो सकते हो? तो क्या हुआ अगर हम नहीं छोड़ेंगे? आप क्या करेंगे? क्या आप हमें पीटने के लिए अपने डंडों का इस्तेमाल करेंगे? इतने सारे मठों में जाने के बाद मैंने ऐसे अविवेकी भिक्षुओं को कभी नहीं देखा। आओ, कोशिश करो और मुझे मारो। मैं देखना चाहता हूं कि आप हमें जाने में कैसे मदद कर रहे हैं। 10 सेकंड पूरे हो गए। युवा भिक्षु ने एक भी अतिरिक्त शब्द नहीं कहा और अपने डंडे से नीचे पटक दिया। खटखट की आवाज के साथ एक बल्ब टूट गया। यहां तक कि प्रकाश व्यवस्था का फ्रेम भी टूटकर पहाड़ से नीचे लुढ़क गया। इसने लगभग झांग ये को भी अपने पैरों से खड़ा कर दिया, जिसने किसी को भी उकसाया नहीं था। झांग ये की नजर ठंडी हो गई। फिल्मांकन दल के अन्य सदस्य भी नाराज हो गए। आप क्या कर रहे हैं? बिस्वा दशा में एक अन्य वृद्ध साधु ने भी अपना डंडा लहराया और कैमरे को तोड़ने ही वाला था। इस समय मार्शल आर्ट निर्देशक आगे खड़े थे। प्रॉप से तलवार लेकर उसने हमला किया। डिंग, वह खंबे से टकरा गया था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी अगली चाल चल पाता, युवा साधु ने अपना खंभा उछाला और मार्शल आर्ट निर्देशक के पेट में जा लगा, जिससे वह उड़ गया। मार्शल आर्ट निर्देशक सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गए। एक अभिनेता और 2 मंच प्रबंधन दल ठीक नीचे मौजूद थे। उन्होंने झट से उसे स्थिर करते हुए पकड़ लिया। यदि वह लुढ़कता ही रहा तो भले ही उसकी मृत्यु न हो, वह अधमरा ही रह जाएगा। वहां अभी भी दसियों मीटर सीढ़ियां थी। अध्याय 194। झांग ये की ताइजी मुट्ठी 1 बनाम 4। लिटिल किंग शान पर फिल्मांकन दल कोसने लगा। तुमने किसी को मारने की हिम्मत की। आपने हमारी चीजें तोड़ दी। क्या तुम भिक्षु पागल हो गए हो? पुलिस को बुलाओ। क्या यह ऐसा समाज नहीं है जो कानून द्वारा शासित हो? आप मठ से हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। हम पहले ही आप सभी से इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब आप इस तरह अपना शब्द वापस लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमारे लोगों को मार भी रहे हैं। ये बहुत अनुचित है। आप सभी किस तरह के लोग हैं? और आप अपने आप को साधु कहते हैं। क्या भिक्षुओं को दयालु नहीं होना चाहिए? अगर हमारे लोग अभी अभी गिर गए तो क्या होगा? वह गिरकर मर गया होता। तुम लोगों ने उसे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। शोर शराबा होने पर अब आसपास काफी लोग जमा हो गए थे। कुछ युवा भिक्षुओं ने बिना पलक झपकाए उनकी ओर देखा। हमने पहले ही आपको तुरंत जाने के लिए कहा था। तुम लोगों ने नहीं सुना, इसलिए स्वागत न करने के लिए हमें दोष न दें। एक अन्य युवा भिक्षु ने कहा, हम इसे एक बार फिर कहेंगे। क्या आप जा रहे हैं? उनके चेहरे द्वेष से भरे हुए थे। एक स्टंटमैन आगे बढ़ा, तो क्या हुआ अगर हम नहीं गए? इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाता, एक अन्य युवा भिक्षु ने पहले ही हमला कर दिया था। उसके डंडे की एक लहर के साथ स्टंटमैन के चेहरे पर चोट लगी। स्टंटमैन क्षैतिज रूप से बगल में उड़ गया। इससे पता चलता है कि उस प्रहार में कितनी ताकत लगाई गई थी। छोटा झाओ, पवित्र बकवास, ये गंजे गधों का गिरोह। उस हिट ने सभी को दिखा दिया कि भिक्षुओं का समूह चर्चा के मूड में नहीं था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि क्या चर्चा हुई है और न ही उन्हें कानून पर नजर थी। यदि वे तुम्हें हराना चाहते हैं तो वे तुम्हें मारेंगे। इससे उन्हें यह भी समझ आया कि भले ही उनके समूह में लगभग 30 लोग थे, फिर भी वे भिक्षुओं के समूह से पूरी तरह से आगे थे। प्रारंभ में उन्हें लगा कि चूंकि उनमें से अधिकांश ने पहले कुछ प्रशिक्षण लिया था और मार्शल आर्ट फिल्में बनाने के इतने वर्षों के बाद वे इन कुछ भिक्षुओं से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन तथ्यों ने यह साबित कर दिया था कि उनकी मार्शल आर्ट केवल दिखावटी चालें थी। मार्शल आर्ट निर्देशक उड़ा दिए जाने से पहले 2 हिट भी नहीं ले सका। लिटिल झाओ जैसे 10 साल से अधिक के अनुभव वाले स्टंटमैन भी हमला करने में सक्षम नहीं थे। हालांकि बिना किसी चेतावनी के पहले हमला करने के कारण भिक्षुओं को थोड़ा संयम बरतना पड़ा। यहां तक कि निष्पक्ष द्वंद्व में भी भिक्षु एक दूसरे से बेहतर थे। यह अपनी फैंसी चालों से अभिनेताओं के इस समूह से अलग था। भिक्षुओं के हाथ में असली हथियार थे और उन्होंने युवावस्था से ही मठ में प्रशिक्षण लिया था। फैंसी चाल बनाम वास्तविक कौशल, बस मारपीट के आदान प्रदान से परिणाम तय हो गया था। निर्देशक जियांग ने उपकरण के बारे में चिंता नहीं की। इसके बजाय वह गिरे हुए स्टंटमैन के पास दौड़ा और पूछा, छोटे झाओ, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? छोटे झाओ ने कड़वाहट से अपने मुंह में खून थूक दिया। मैं ठीक हूं। सहायक निदेशक ने घबराहट में कहा, निर्देशक जियांग, एक बुद्धिमान व्यक्ति तब नहीं लड़ता जब परिस्थितियां उसके विपरीत हों। चलो। निर्देशक जियांग ने अपने दांत भींच लिए और एक पल के लिए झिझके। जैसे ही वह सभी को पहाड़ से नीचे जाने का आदेश देने वाला था, भिक्षुओं ने भी इंतजार नहीं किया और दूसरे कैमरे पर डंडे से हमला करने की कोशिश की। जिस लड़की ने झांग ये के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहा था वह पास ही खड़ी थी। उसने अचानक खुद को कैमरे के सामने फेंक दिया। अगर तुम्हें मारना है तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। छोटा यान, बहन यान, लिटिल यान, यहाँ वापस आओ। क्या आप अधिक महत्वपूर्ण हैं या मशीन? रुको, तुम भी एक लड़की को मारना चाहते हो? क्या तुम भी इंसान हो? अभिनेत्री ने कोई डर नहीं दिखाया और भिक्षुओं के समूह को घूर कर देखा। जो साधु डंडे से वार कर रहा था वह झिझका, लेकिन बोला, साधु स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता। इतना कहने के बाद उसका चेहरा विद्वेषपूर्ण हो गया और उसने अभिनेत्री पर खंभा मार दिया। नहीं, बहन यान, क्या तुम सब पागल हो? श्राप देते हुए फिल्म क्रू के सभी सदस्य सदमे में थे।
वे स्टंटमैन लिटिल झाओ या मार्शल आर्ट निर्देशक से भी आगे निकल सकते थे। वे अच्छे कद काठी के प्रशिक्षित थे और पुरुष थे। लेकिन अभिनेत्री एक नाजुक महिला कॉमरेड थी। यदि खंभा उस पर लग जाए तो वह लकवाग्रस्त भी हो सकती है। छोटे यान का चेहरा हरा हो गया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही और पीछे नहीं हटी। वह इस पर अपना जीवन दांव पर लगा रही थी। लंबे डंडे ने हवा में सीटी बजाई। 10 सेमी, 5 सेमी। जैसे ही खंभा लिटिल यान के कंधे पर लगने ही वाला था, जैसे ही फिल्म क्रू के सभी सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, लिटिल यान की पीठ के पीछे एक आकृति दिखाई दी। ये झांग ये था। हर कोई स्तब्ध था। शिक्षक झांग, तुम वहां क्या कर रहे हो? आप दृश्य के लिए बुनियादी चालें भी नहीं जानते, वे भिक्षु हैं। इस समय झांग ये ने एक ऐसी चाल चली जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। झांग ये ने फिल्मांकन के दौरान खलनायक के साथ द्वंद्व के दौरान कई बार अपनी ताइजी मुट्ठी का उपयोग करने की कोशिश की थी ताकि फिल्मांकन प्रभाव को और अधिक खूबसूरती से व्यक्त किया जा सके। लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद वह वांछित प्रभाव हासिल नहीं कर सका। वह फिल्मों की तरह उन चालों को हासिल करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। लेकिन अभी इतने सारे उपकरणों को तोड़ते हुए और अभिनेत्री को जो उसके साथ फोटो खींचवाना चाहती थी, पिटाई का सामना करते हुए देखकर झांग ये की भावनाएं फूट रही थी। अपने हाथों और पैरों के हिलने से अब उसे पता चल गया कि वह ताइजी का उपयोग कर सकता है। जैसे ही खंभा नीचे आया, उसके हाथों ने ठीक से पकड़ लिया था और उसकी कलाई के एक मोड़ के साथ खंभा अपने प्रक्षेपवक्र से भटक गया था और लिटिल यान के कंधे से फिसल गया था और एक जोरदार पटक के साथ जमीन पर आ गिरा था। युवा भिक्षु स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह अपने होश में वापस आ पाता, झांग ये की कलाई में हरकत होने लगी। ऐसा लग रहा था कि बिना ज्यादा प्रयास किए, क्योंकि उसने वह गति उधार ले ली थी जो उसे तब मिली थी जब खंभा जोर से पलटा था और एक जोरदार धमाके के साथ साधु की ठुड्डी पर लगा था। युवा साधु का मुंह खून से भर गया था। उसका निचला जबड़ा ऊपरी जबड़े से टकरा गया था क्योंकि उसके मुंह से 4-5 खूनी दांत उड़ गए थे। युवा भिक्षु को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। झांग ये ने उसे जाने नहीं दिया और युवा भिक्षु के पीछे जाने से पहले उसे उठाने और मोड़ने के लिए एक ही हाथ का इस्तेमाल किया। फिर उसने युवा भिक्षु की गर्दन के पीछे एक जोरदार गोली मारी। युवा साधु जमीन पर गिर पड़ा। झांग ये द्वारा उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर प्रहार किए जाने के कारण वह एक सीढ़ी पर अपने सिर के बल गिर गया। बिना कोई आवाज किए वह बेहोश हो गया था। वुयान, भाई वुयान। कुछ युवा भिक्षु भयभीत होकर उस व्यक्ति का नाम चिल्लाने लगे। छोटा यान स्तब्ध रह गया। उसने चकित चेहरे से झांग ये की ओर देखा और फिर खून से लथपथ मुंह वाले युवा भिक्षु की ओर देखा जो अब जमीन पर मृत पड़ा था। यह क्या आप मौत की तलाश में हैं? भिक्षु, जिसने पहले स्टंटमैन पर घात लगाकर हमला किया था, कुछ ही कदमों की दूरी पर झांग ये पर हमला कर दिया। अन्य भिक्षु भी हत्या के इरादे से आगे बढ़े। उनकी आंखें घृणा से भरी थी। मौत की तलाश में? क्या एक साधु को यही कहना चाहिए? जब आप हमें मारना चाहते थे तो हम इसके लायक थे, लेकिन जब हमें तुम्हारा कोई लड़का मिल जाएगा तो मुझे मरना पड़ेगा। झांग ये का चेहरा ठंडा पड़ गया। उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने कुछ बड़े कदम उठाए और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। इस बार वह सचमुच नाराज था। यदि वह उन कुछ ताइक्वांडो कौशल अनुभव पुस्तकों पर निर्भर होता तो झांग ये को लगता कि उनमें से सिर्फ एक का भी सामना करना एक कठिन काम होगा। भिक्षुओं का ये समूह कुंग फू जानता था जो न तो गहरा था और न ही सतही स्तर का था। हालांकि उनके घूसे और लात सभी वास्तविक थे, इसलिए झांग ये को लगा कि उनका ताइक्वांडो टिक नहीं पाएगा। लेकिन अब उसकी ताइजी मुट्ठी के विस्फोट और पहले भिक्षु से लड़ने के अनुभव के साथ झांग ये की सारी चिंताएं फीकी पड़ गई थी। उनमें से एक उसके पास सबसे पहले पहुंचा। पीछे खंभे की छाया आई। झांग ये ने भी वही चाल अपनाई। उसके हाथ ने खंभे को पकड़ लिया लेकिन उसे रोका नहीं। उसने फिर से गति पकड़ी और अपनी कलाइयों के झटके से उसे नीचे की ओर मोड़ दिया। उस साधु को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उस क्षण उसकी पार्श्विक शक्ति पूरी तरह से नकार दी गई थी और जो खंभा अब उसके नियंत्रण में नहीं था वह जमीन पर गिर गया। उसने पहले दूसरे भिक्षु को पीटते हुए बेहोश होते देखा था, लेकिन वह अपना सिर उसके चारों ओर नहीं रख सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका जूनियर उसके सामने वाले इस शख्स से मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा है। इस समय अंततः वह इसे देख सका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झांग ये ने अपनी हथेली घुमाई और उसकी ठुड्डी पर मारा। वह भिक्षु पिछले पीड़ित के नक्शे कदम पर चला था। उसने खून और अपने कई दांत उगल दिए। झांग ये ने अपने हाथ से उसकी गर्दन के पीछे वार किया और ये दूसरा भिक्षु भी अब बेहोश हो गया था। यह देखकर बाकी दो भिक्षु अब पीले पड़ गए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, आओ मिलकर हमला करें। खंभों की छाया एक साथ आक्रमण करने उतरी। झांग ये ने वही कदम उठाया जिसने उन्हें महानता प्रदान की। उसने एक हाथ से बाईं ओर का खंभा पकड़ लिया। उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी दाहिनी ओर का खंभा पकड़ रखा था और फिर अपनी बाईं ओर के भिक्षु को लड़खड़ाते हुए देखा। उनकी चाल पहले के दो भिक्षुओं की तुलना में अधिक गड़बड़ थी। उसने ध्रुव की गति की दिशा और गति बदल दी। भिक्षु ने अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी नियंत्रण के डंडा उसके हाथ से उड़ गया। इससे उसके पैर लड़खड़ा गए और उसका संतुलन बिगड़ गया। इससे झांग ये को उसके चेहरे पर ताइक्वांडो किक मारने का मौका मिल गया।
यह ताइजी की तरह सुंदर किक नहीं थी, लेकिन इसकी ताकत भयानक थी। वह भिक्षु अपनी पीठ के बल गिर पड़ा और जमीन पर लेटकर कराहने लगा। फिर वह बेहोश हो गया। इसके बाद दाहिनी ओर का भिक्षु अंदर चला गया। उसने सोचा कि वह चतुर है और उसने खंभे को नीचे झुकाकर हमला नहीं किया। वह पिछले कुछ हमलों से भटक गया और उसने झांग ये की कमर पर लगे डंडे को बगल में घुमा दिया, लेकिन झांग ये पोल को पकड़ने में कामयाब रही। एक कदम हटकर और अपनी कमर को झटका देने के साथ खंभा अब बिना किसी बल के झांग ये की कमर पर था। झांग ये की अज्ञात चालों से हमले को विफल कर दिया गया था और उसने झांगे को अब अपने करीब जाने की अनुमति भी दे दी थी। अपनी हथेली के पिछले हिस्से से झांग ये ने उसके निचले जबड़े पर वार किया और उसके बाद एक और वार उसकी पीठ पर किया। तोड़ो उद्धरण चिन्ह ... आह, वह व्यक्ति भी बेहोश हो गया। केवल 10 सेकंड के अंतराल और कुछ सरल चालों में 5 में से 4 भिक्षु अब फर्श पर बेहोश पड़े थे। यह देखकर आखिरी भिक्षु आगे नहीं बढ़ा, चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो। वह जानता था कि आज उनकी मुलाकात किसी गुरु से हुई है, गुरुओं का गुरु। उसने अपने साथी शिष्यों की ओर देखा और वापस पहाड़ की ओर भागने लगा। बड़े भाई, मालिक, यह अच्छा नहीं है। युवा भिक्षु तब तक चिल्लाता रहा जब तक कि उसके फेफड़े लगभग फट नहीं गए। झांग ये ने अभिनेत्री की ओर देखा, क्या आप ठीक है? आह नहीं, कोई बात नहीं। छोटी यान सदमे में हकला रही थी। बाकी लोग कैसे हैं? झांग ये ने मार्शल आर्ट निर्देशक से पूछा, क्या कोई आंतरिक चोटें हैं? लेकिन उन सभी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे वास्तव में हैरान चेहरों के साथ झांग ये को देख रहे थे, जैसे कि उन्होंने किसी एलियन को देखा हो। याओ जियांग अवाक रह गया। निर्देशक जियांग अचंभे में थे। सहायक निर्देशक और फिल्म क्रू के अन्य सदस्य सभी उसे घूर रहे थे। क्रूर करने के लिए, यह बहुत क्रूर था। किसने कहा कि शिक्षक झांग ये एक विद्वान व्यक्ति थे? किसने कहा कि शिक्षक झांग कमजोर व्यक्ति थे? अपनी बहन को कमजोर। मार्शल आर्ट निर्देशक और स्टंटमैन लिटिल झाओ का उन लोगों से कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन देखो क्या हुआ। भिक्षुओं का वह समूह आपके लिए कोई मुकाबला नहीं था। हर कोई एक प्रहार से बेहोश हो गया, जैसे वे नाच रहे हों। पवित्र बकवास। आपके पास भी किस तरह के क्रूर युद्ध बिंदु है? अध्याय 195। झांग ये ने भिक्षुओं के साथ बौद्ध श्लोकों पर चर्चा की। छोटे झांग, तुम अद्भुत हो। एक भयंकर आदमी, याओ जियांकाई ने जोर से हंसते हुए कहा। वह उस तरह शांत नहीं लग रहे थे जैसा 40 या 50 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को होना चाहिए। उसने झांग ये के कंधों के चारों ओर अपना हाथ लपेटा। तुम्हारी ये कुछ हरकतें आकर्षक हैं। अभिनेत्री, जिसे बचा लिया गया था, उसके पास आए और उसे धन्यवाद दिया। शिक्षक झांग, धन्यवाद। झांग ये ने अपने हाथ लहराए और बूढ़े याओ का हाथ भी अपने कंधे से हटा दिया। मार्शल आर्ट निर्देशक इधर उधर हो गया था। वह गंभीर रूप से घायल नहीं था, लेकिन झांग ये को देखते हुए उसने जो अभिव्यक्ति इस्तेमाल की वह केवल सदमे की थी। छोटी झांग। शिक्षक, आप, मुझे लगा कि आप कुंग फू नहीं जानते। क्या आप कुछ सरल मार्शल आर्ट गतिविधियां करने में सक्षम नहीं हैं और अभ्यास के बाद भी आप इसे मानक स्तर तक नहीं कर पाते हैं? आपने कैसे किया? झांग ये ने अवाक होकर कहा। मार्शल आर्ट आंदोलन। उन चीजों को बकवास मार्शल आर्ट आंदोलन कहा जाता था। उनके विपरीत अभिनय करने वाले खलनायक अभिनेता ने भी कहा, यह सही है। यदि आप इतने शक्तिशाली हैं तो आप उन सरल कार्यों को क्यों नहीं कर सके? क्या आप अभिनय कर रहे थे और अपने मनोरंजन के लिए मेरा उपयोग कर रहे थे? तभी उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को उसने हेय दृष्टि से देखा था और जिसने बहुत सारी फिल्म फुटेज बर्बाद कर दी थी, वह एक छिपा हुआ गुरु था। हालांकि पहले उसके साथ बहस के बावजूद वह क्यों नहीं बता सका? झांग ये ने समझाया, नहीं। स्टंटमैन, जो घायल हो चुका था, पहले ही खड़ा हो चुका था। हालांकि झांग ये ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह बता सकता था। क्या आप नहीं बता सकते? शिक्षक झांग असली कुंग फू जानता है। हमारी मार्शल आर्ट, जिसे हम फिल्मों के फिल्मांकन के लिए उपयोग करते हैं, उसे मार्शल आर्ट बिल्कुल नहीं कहा जाता है। यह सिर्फ दिखावटी है। शिक्षक झांग जो उपयोग कर रहा था वह असली चीनी मार्शल आर्ट था। हमने एक शिक्षक को, जिसने पहले से ही अपनी हड्डियों और शरीर में चीनी मार्शल आर्ट को भर लिया है, अपनी दिखावटी मार्शल आर्ट करने दिया। यदि वह इसे अच्छी तरह से कर सके तो यह आश्चर्य की बात होगी। सच्ची चीनी मार्शल आर्ट दुश्मन पर काबू पाने की कला का अभ्यास करने से पहले किसी के शरीर को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। यह हमारे जैसा नहीं है जो सिर्फ दर्शकों को दिखाने के लिए है। उनके गुरु ने चीनी मार्शल आर्ट का भी अभ्यास किया था। उन्होंने 18 साल की उम्र के बाद ही अपने गुरु से सीखना शुरू किया और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की मुख्य उम्र पहले ही चूक चुके थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या अभ्यास किया, वह बस हिमशैल का सिरा था। अतः वह केवल स्टंटमैन ही बन सका। हालांकि वह चीनी मार्शल आर्ट के रास्ते पर नहीं चल सका, फिर भी वह काफी कुछ जानता था, इसलिए वह एक नजर में बता सकता था। चीनी मार्शल आर्ट। शिक्षक झांग वास्तव में कुंग फू जानता है, और यह सच कुंग फू है। यह पहली बार देख रहा हूं। यह बहुत अच्छा है। शिक्षक झांग, मुझे कल पढ़ाओ। सभी ने उसे शाबाशी दी। अचंभित होने के बाद मार्शल आर्ट निर्देशक को अब कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने पहले भी कई चीनी मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को देखा था। उदाहरण के लिए, उद्योग में कई एक्शन स्टार और मार्शल आर्ट निर्देशक या यहां तक कि स्टंटमैन ने भी चीनी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था।
उनमें से कुछ को बड़ी उपलब्धि प्राप्त थी। हालांकि उन्होंने कभी भी एक कमजोर, नर्म और गैर बाहुबल वाले शिक्षक की उम्मीद नहीं की थी। झांग एक चीनी मार्शल आर्ट व्यवसायी थे और यह देखा जा सकता था कि वह कोई नौसिखिया नहीं था। उसने प्रत्येक मुठभेड़ में प्रत्येक व्यक्ति को एक एक मुक्का मारकर नष्ट कर दिया। वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था जिसने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। वह एक कुएं का मेढक था। वह सचमुच कुएं का मेढक था। मार्शल आर्ट निर्देशक और कई लोग जो पहले झांग ये की कार्रवाई करने में असमर्थता के बारे में शिकायत कर रहे थे, शर्मिंदगी से लाल हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि झांग ये अच्छा करने में असमर्थ थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे खुद को मूर्ख बना रहे थे। यदि कोई सटीक होना चाहता है तो शिक्षक झांग ये वह व्यक्ति थे जो वास्तव में मार्शल आर्ट जानते थे। मार्शल आर्ट निर्देशक ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। पहले के लिए क्षमा करें, झांग ये ने हाथ हिलाते हुए कहा। इसमें खेद व्यक्त करने वाली क्या बात है? सहायक निदेशक ने डर के साथ कहा। यह सब लिटिल झांग का धन्यवाद है, अन्यथा हमें भारी नुकसान होगा। जियाओयान को लगभग पीटा गया था। गंजे गधों का वह झुंड। जब फिल्मांकन दल के अन्य लोगों ने यह सुना तो वे भी कोसने लगे। पुई, वे किस प्रकार के भिक्षु हैं? हम इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। याओ जियानकाई भी बहुत गुस्से में थे। वह आगे बढ़ा और एक भिक्षु को लात मारी जो झांग ये की पिटाई से बेहोश हो गया था। हालांकि उस किक ने उसे हिला दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसे होश आ रहा हो। याओ जियानकाई जल्दी से डर के मारे पीछे हट गया और झांग ये के पीछे खड़ा हो गया। फिर वह साधु को कोसने लगा। निर्देशक जियांग, हम क्या करें? निर्देशक जियांग ने उन लोगों को देखा जो बेहोश हो गए थे और झांग ये से पूछा, वे कैसे हैं? कोई खतरा नहीं है ना? झांग ये ने हल्के से कहा, कोई खतरा नहीं है, बस कुछ दांत टूट गए हैं या जबड़ा उखड़ गया है। जहां तक अन्य चीजों की बात है, वे केवल सतही घाव हैं। मैंने उन्हें बहुत बुरी तरह घायल नहीं किया। पहली बार निर्देशक जियांग ने उनकी ओर सराहना भरी दृष्टि से देखा। तो फिर आपको क्या लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए? पहाड़ पर चढ़ो, झांग ये ने तथ्यात्मक रूप से कहा। आइए हम उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाब दें। वे हमारे लोगों को बिना कुछ लिए नहीं मार सकते। उन्हें हमारे उपकरणों के लिए भुगतान करना होगा। निदेशक जियांग, सहायक निदेशक ने अपना पसीना पोंछा और कहा, वे पहले ही अतिरिक्त सहायता के लिए बुला चुके हैं। कौन जानता है कि उनके पास कितने भिक्षु हैं? यदि 10 से अधिक हो तो क्या होगा? हम, झांग ये ने ठंडे स्वर में कहा, अगर कोई आएगा तो मैं उसे पीट दूंगा। अगर 10 आए तो मैं 10 को पीट दूंगा। मार्शल आर्ट निर्देशक ने अपनी प्रशंसा देते हुए कहा, बहुत बढ़िया। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। मैं भी। आइए पहाड़ पर उनके साथ लड़ें। एक अभिनेता ने उत्साहित होकर कहा। झांग ये के कुंग-फू को देखने के बाद इन लोगों को तुरंत साहस महसूस हुआ। उन्हें अब किसी बात का डर नहीं था। उनके साथ एक कुशल विशेषज्ञ के होते हुए कौन किससे डरता था? निस्संदेह केवल कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्हें अपना खून बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उनमें से बड़ी संख्या में लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हंसे या रोए। जो लोग झांग ये के पिछले कामों के बारे में जानते थे, उन्हें इस व्यक्ति के गुस्सैल स्वभाव की याद आई। उस समय वे वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करते थे और इसे अफवाह कहकर टाल देते थे। आखिरकार साहित्य से जुड़ा एक प्रसारण प्रस्तुता कितना घटिया हो सकता है। हालांकि आज उन्होंने जो देखा वह सचमुच सच था। अफवाहें फर्जी नहीं थी। ये लड़का एक निडर व्यक्ति था। मठ किस प्रकार का स्थान था? वह अनेक नागरिकों द्वारा संरक्षित स्थान था। ऐसा प्रतीत होता है कि आप उनके मठ को नष्ट करने जा रहे थे। उतावले मत बनो, शांत हो जाएं। जब आप पहाड़ पर हो तो लड़ो मत। पहले अच्छे से बोलो। सही है, उन भिक्षुओं को हमने पीटा था और यह इतना मामूली नहीं था। हमने अपना बदला ले लिया है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए और पहले पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए। हर कोई असहमत था। कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन पलक झपकते ही झांग ये पहले ही सीढ़ी पर चढ़ चुका था। अगर वे ऊपर जा रहे थे तो झांग ये को कोई परवाह नहीं थी। वह इसे लेटकर सहन नहीं कर सका। हे शिक्षक झांग, छोटी झांग, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही झांग ये पहाड़ पर चढ़े, मार्शल आर्ट निर्देशक, कुछ स्टंटमैन और 2 अभिनेता उनके पीछे हो लिए। याओ जियानकाई छिप नहीं गया और उसने भी अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और शपथ लेते हुए पीछे पीछे चला गया। निर्देशक जियांग पहले ही खुश थे। उन्होंने केवल 2 लोगों को पीटा था और चोटें मामूली थी। उन्होंने जो प्रकाश उपकरण तोड़े वे इतने महंगे भी नहीं थे। हालांकि उन्होंने 4 भिक्षुओं को मार गिराया था। अब तक उनमें से कोई भी नहीं जागा था। समग्र निदेशक के रूप में उन्हें अभी भी बड़ी तस्वीर की परवाह है। हालांकि उसे घृणा महसूस हुई, फिर भी उसे भिक्षुओं को पहाड़ तक ले जाने के लिए कुछ लोग मिले। उन्होंने भिक्षुओं की उपेक्षा नहीं की और उन्हें पीछे नहीं छोड़ा। पहाड़ की चोटी पर जो अंधेरा मठ समझा जाता था वह जगमगा उठा। वे जलती हुई मशालें या ऐसी ही किसी चीज का उपयोग नहीं कर रहे थे। मठों में दीपक होते थे। उनमें से हर कोई इन दिनों बिजली का उपयोग करता था। जैसे ही फिल्मांकन दल वहां पहुंचा, उनका सामना लगभग 7 से 8 भिक्षुओं के एक समूह से हुआ। उनमें से बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन वे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। उनमें से कुछ ने डंडे पकड़ रखे थे, जबकि उनमें से एक मठ के रसोइये जैसा लग रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बड़ी करछूल लेकर बाहर आया हो। वे सभी गुस्से में थे और झांग ये को घूर कर देख रहे थे, हालांकि उनमें से किसी ने भी आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। वापस आए कनिष्ठ भाई ने उन्हें पहले ही स्थिति की जानकारी दे दी थी। विवरण से वे यह नहीं बता सके कि दूसरे पक्ष ने किस कुंग फू का उपयोग किया। वे केवल ये निश्चित कर सकते थे कि यह चीनी मार्शल आर्ट का एक रूप था। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि विवरण के अनुसार उनमें से अधिकांश संभवतः उस व्यक्ति से मेल नहीं खाते थे। इसलिए हालांकि वे वहां खड़े होकर चिल्ला रहे थे, उनमें से किसी ने भी सबसे पहले आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। मेरे कनिष्ठ भाई कहाँ है? तुमने भिक्षुओं को मारने का साहस किया। यह इसे बहुत आगे तक धकेल रहा है। मठाधीश कहाँ है? जल्दी से मठाधीश को यहाँ ले आओ। फिल्मांकन दल के कुछ सदस्य भिक्षुओं को पहाड़ पर ले आए थे। निदेशक जियांग से इशारा मिलने के बाद जब उन्होंने उनकी ओर देखा तो वे भिक्षुओं को वहां ले आए। भिक्षुओं में से एक पहले ही जाग चुका था, इसलिए वह स्वयं ऊपर चला गया। जूनियर भाई, बड़े भाई, आपको क्या हुआ? भिक्षुओं का झुंड मदद के लिए तेजी से आगे आया और अपनी चुटकी काट ली। कुछ देर बाद पीटे गए भिक्षुओं को होश आ गया। वे बमुश्किल खड़े हुए। वे गंभीर रूप से घायल नहीं थे, लेकिन उनके शब्द अजीब लग रहे थे, जैसे हवा का रिसाव हो रहा हो। उनके दांत गिर गए थे। अमिताभ, अचानक एक बूढ़ा भिक्षु आंगन से बाहर चला गया। फिल्मांकन दल का सामना करने से पहले उन्होंने सबसे पहले अपने शिष्यों के घावों को देखा। मठाधीश, उन्होंने हमें पीटा। एक युवा भिक्षु जिसे होश आ गया था ने गलती करने वाले पहले व्यक्ति होने के बावजूद शिकायत की। चुप रहो, मठाधीश ने दहाड़ते हुए कहा, क्या आपने पहले कदम उठाया? भिक्षु अस्थायी रूप से निःशब्द हो गए। अन्य भिक्षुओं ने भी अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोले। मठाधीश ने दुखी मन से कहा, भिक्षुओं को परोपकारी होना चाहिए। दूसरों को कष्ट देने से यह परिणाम आपके ही कर्मों का परिणाम है। दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। याओ जियांकाई ने बड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपके यहाँ कोई समझदार व्यक्ति है, तब बातचीत करना आसान होगा। निर्देशक जियांग ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, ए बॉट, हमारी फिल्म क्रू ने पहले पिछले मठाधीश से संपर्क किया था और इस फिल्मांकन के लिए सहमति व्यक्त की थी। अब जब आप अपने शब्दों से पीछे हट रहे हैं और यहाँ तक कि हमारे लोगों की पिटाई कर रहे हैं और हमारे उपकरणों को तोड़ रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है? शुक्र है कि हमारे दल में एक विशेषज्ञ है, या कौन जानता है कि आज आप लोगों के समूह द्वारा किसी को मार दिया जाएगा। मठाधीश बहुत शांत दिखे और शांति से बोले, हम भविष्य में फिल्मांकन दल का स्वागत नहीं करते हैं। निर्देशक जियांग ने कहा, अगर आप हमारा स्वागत नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? लोगों को पीटने की क्या जरूरत थी? मैं ध्यान कर रहा था। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें ऐसा नहीं करने देता। मठाधीश ने अपनी हथेलियां एक साथ रखी और कहा, अमिताभ, मेरे कुछ शिष्यों को आपने सबक सिखाया है, इसलिए भिक्षादाता कृपया चले जाएं। मैं आपको बाहर नहीं देखूंगा। वह जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहा था। वह इस तथ्य का उपयोग उत्तर के रूप में कर रहा था कि वह अनजान था और वह उन्हें बाहर नहीं देख रहा था। वह इतना असभ्य था। उन्होंने पहले सोचा था कि वे एक समझदार व्यक्ति से मिले हैं, लेकिन कौन जानता था कि वह एक अड़ियल भिक्षु भी था। झांग ये ऊपर चला गया। उनके इस आंदोलन से कुछ युवा भिक्षु भयभीत होकर पीछे हट गए। मठाधीश को यह बात एक ही नजर में समझ आ गई। यह व्यक्ति निश्चित रूप से चीनी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था, जिसने अपने शिष्यों को पीटा था। यह भिक्षादाता, क्या बात है? वह अक्खड़ था। यह अज्ञात था कि क्या उसने पहले कुंग फू का अभ्यास किया था। झांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर यह मामला साफ नहीं हुआ तो हम नहीं जाएंगे। अगर कोई बात है तो इसे किसी और दिन करें। मैंने अपना बैठा हुआ ध्यान समाप्त नहीं किया है। मठाधीश को उसकी कोई परवाह नहीं थी और वह पीछे मुड़कर अपने शिष्यों को ले आया। ध्यान, आप इस समय भी ध्यान कर रहे हैं। झांग ये क्रोधित हो गए और जैसे ही उन्होंने मठाधीश की पीछे की और दूर की आकृति देखी, उन्होंने तुरंत मास्टर हुइने की एक प्रसिद्ध बौद्ध कविता को मुंह चिढ़ाने वाले अंदाज में फेंक दिया, जब जीवित हो तो बैठे, झूठ न बोले। जब मर जाएं तो लेट जाएं, न बैठे। बदबूदार हड्डियों का एक सेट प्रशिक्षण के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? मठाधीश स्तब्ध रह गए क्योंकि उन्होंने अचानक अपना सिर पीछे की ओर कर लिया। युवा भिक्षु भी स्तब्ध रह गए जब उन्होंने झांग ये को खुले मुंह से देखा। अध्याय 196, झांग ये की एक के बाद एक गाथाएं। ज़ेन छंद। ये व्यक्ति ज़ेन छंद भी जानता था। जब रहो तो बैठो, झूठ मत बोलो। जब मर जाए तो लेट जाओ, बैठो मत। बदबूदार हड्डियों का एक सेट प्रशिक्षण के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जो लोग नहीं जानते थे वे बिल्कुल नहीं समझ सकते थे, लेकिन जो वास्तव में जानते थे वे ज़ेन छंद की गहराई को बता सकते थे। यहाँ तक कि बौद्ध गुरु भी ऐसे श्लोकों को स्वतंत्र रूप से कहने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। झांग ये के ज़ेन वाक्यांश का अर्थ था, बदबूदार हड्डियों का ढेर सड़ जाएगा, लेकिन अगर यह छंदों को समझे बिना ध्यान की क्रियाएं करने पर जोर देता है, तो वे प्रदर्शित कर रहे थे, जब जीवित हो तो बैठो, झूठ मत बोलो। जब मर जाओ तो लेट जाओ, मत बैठो। जब तक आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, तब तक आपकी इंद्रियां और चरित्र अंदर बाहर केवल नकली होंगे। कोई योग्यता कैसे स्थापित की गई? किसी को आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ?
या अगर इसे सीधे शब्दों में कहा जाए तो झांग ये उनसे कह रहे थे, क्या आप ध्यान करना सीख रहे हैं या बैठे हुए बुद्ध बनना सीख रहे हैं? यदि आप ध्यान कर रहे थे तो यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप बस वहां बैठकर कर सकते थे। यदि वे बैठकर बुद्ध बनना सीख रहे थे तो बुद्ध एक निश्चित अवस्था नहीं थे, तो कोई बैठकर इसे कैसे पूरा कर सकता था? ध्यान से बौद्ध ज्ञान प्राप्त करना कोई व्यवहार्य मार्ग नहीं था। बौद्ध धर्म में गाथा और ज़ेन छंद थे। उन्हें कविता नहीं, ऐसे ऐसे नाम दिए गए, लेकिन झांग ये के लिए वे कविताओं से अलग नहीं थे। आप, एक युवा भिक्षु ने अविश्वास से कहा। केवल वही नहीं, यहाँ तक कि मठाधीश भी यह स्वीकार नहीं कर सके कि इतनी गहरी ज़ेन कविता एक मार्शल मंगर के मुंह से निकली थी जिसने अपने 4 शिष्यों को पीटा था। मठाधीश ने झांग ये की आंखों में देखा, अलम्सगिवर, क्या आप ज़ेन छंद जानते हैं? फिल्मांकन दल के कई लोगों को झांग ये की गाथा समझ में नहीं आई, लेकिन भिक्षुओं के सदमे के चेहरे से उन्हें पता था कि झांग ये ने कुछ अद्भुत कहा था। याओ जियानकाए हंसे, उपनिदेशक हंसे, फिल्मांकन दल के कई लोग भी हंस रहे थे। वे जानते थे कि अभिनय के मामले में झांग ये पूरी तरह से आम आदमी थे। वो एक सामान्य नौसिखिया से भी कमतर था, अन्यथा उसकी हरकतों को फिल्माने में सफल हुए बिना वे फिल्म फुटेज का इतना हिस्सा बर्बाद नहीं करते। हालांकि जब कविताओं और साहित्य की बात आती है तो ये शिक्षक झांग ये विशेषज्ञों के बीच एक विशेषज्ञ थे। फिल्मांकन दल के सभी सदस्य मिलकर भी झांग ये की एक उंगली के बराबर भी नहीं आ सकते थे। कहा जा सकता है कि यही उसका सच्चा व्यापार था। हर कोई यह जानकर हंसा कि इन भिक्षुओं को एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ा है। जब कुछ लोग जीवित होते हैं तो वे पहले ही मर चुके होते हैं। जब कुछ लोग मर जाते हैं तब भी वे जीवित रहते हैं। उनमें से कुछ लोग जानते थे कि झांग ये ने पहले भी इस तरह की एक छोटी कविता का इस्तेमाल किया था। इस छोटी पंक्ति ने यह स्पष्ट कर दिया कि झांग ये के साहित्यिक कौशल को कम नहीं आंका जाना चाहिए। झांग ये मुस्कुराए, मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे पता है। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आपने जो गाथा कही है वह दशकों तक ध्यान करने वाले एक प्रतिष्ठित भिक्षु द्वारा भी निर्मित नहीं की जा सकती है। हुर हुर, चूंकि मैं आपसे मिलने आया हूं, आइए हम छंदों पर अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें। उनके शिष्यों को पीटा गया था, इसलिए मठाधीश शायद अपना गुस्सा दबा रहे थे। मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करें। चूंकि वह दूसरों को हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने शब्दों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। जियाओयान हंसे बिना नहीं रह सका। अपनी साहित्यिक उपलब्धि की तुलना शिक्षक झांग से करें। यह उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था और उन्होंने तुरंत झांग ये की जयकार की, शिक्षक झांग उसके साथ प्रतिस्पर्धा करें। सही हमला, उन्हें अपने क्षितिज का विस्तार करने दें। हाँ, आजकल भी ऐसे लोग हैं जो साहित्य में झांग ये के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। यह ज़ेन अध्ययन है ना? क्या शिक्षक झांग को पता है? क्या ज़ेन अध्ययन भी एक प्रकार का साहित्य नहीं है? ये बहुत अलग नहीं है। सभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और झांग ये से भिक्षु के साथ साहित्यिक लड़ाई करने का आग्रह किया। उनमें से कई लोग झांग ये के प्रति आश्वस्त थे। उनमें से केवल कुछ ही लोग झांग ये को अच्छी तरह से नहीं जानते थे और उतने आशावादी नहीं थे। एक बूढ़े भिक्षु ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मठाधीश के साथ छंदों का आदान प्रदान करना है। एक अन्य भिक्षु ने कहा, यदि आपकी इंद्रियां गंदी हैं तो बात करने के लिए कौन से श्लोक है? एक आम आदमी हमारे मठाधीश के साथ छंदों का आदान प्रदान करने का साहस करता है। वह अपनी ताकत नहीं जानता है। एक युवा भिक्षु ने उपहास किया। हाँ, उन्होंने कहा कि हालांकि वह पहले झांग ये की कविता से चौंक गए थे। भिक्षुओं का ये समूह टेलीविजन नहीं देखता था, इसलिए उन्हें झांग ये के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह स्पष्ट था कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे न तो लड़ सकते थे, न ही लड़ने का जोखिम उठा सकते थे, लेकिन उन्हें निर्णय लेना था कि कौन बेहतर है। उन्हें तो ये गुस्सा निकालना ही था। झांग ये ने लापरवाही से कहा, ठीक है, कृपया आगे बढ़ें। उस क्षण का लाभ उठाते हुए झांग ये ने अपने हाथों से कुछ क्रियाएं की और गेम रिंग के मर्चेंट शॉप से एक मेमोरी सर्च कैप्सूल खरीदा। इसे खाने के बाद उन्हें अपनी दुनिया की गाथा और ज़ेन छंद बहुत जल्दी याद आ गए। इन पाठ आधारित चीजों को तुरंत याद किया गया। पलक झपकते ही झांग ये तैयार थी। लोग अपने क्रोध के लिए लड़ते थे, जबकि बुद्ध धूप के लिए लड़ते थे। पिछले 2 दिनों के संचय ने उसकी प्रतिष्ठा में थोड़ी वृद्धि की थी, इसलिए यह अभी भी मेमोरी सर्च कैप्सूल खरीदने के लिए पर्याप्त था। यह किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान कार्य करने के लिए था। वह देख सकता था कि मंच प्रबंधन दल की एक महिला सदस्य ने काफी समय पहले सेलफोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। देखो वह कितनी होशियार थी। झांग ये उसे एक लाइक देना चाहता था। उनमें इतनी दूरदर्शिता थी। सर्वशक्तिमान अभिनय के उच्चतम क्षेत्र तक पहुंचने के लिए क्या स्थितियां थी? सबसे पहले किसी को एक अमानवीय प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता थी। दूसरे, किसी को हंगामा करने वाले दर्शकों का एक समूह चाहिए था। तीसरा, किसी को रिकॉर्डिंग उपकरण की आवश्यकता थी ताकि झांग ये की साहित्यिक उत्कृष्टता को उसकी पूर्ण सीमा तक प्रसारित किया जा सके। इसकी निजी तौर पर प्रशंसा नहीं की जा सकती। ये 3 शर्तें पूरी हो चुकी थी। मठाधीश ने धीरे से कहा, अलम्सगिवर द्वारा पहले कही गई गाथा का मतलब था कि ध्यान करना बेकार है। इस बिंदु पर मैं सहमत नहीं हूं। मैं केवल ध्यान करके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं।
ध्यान करना किसी के दिमाग को प्रशिक्षित करने का एक तरीका और तरीका मात्र है। चूंकि आप एक मार्शल आर्ट व्यवसायी हैं, इसलिए आपको मार्शल अध्ययन में विधियों के महत्व को जानना चाहिए। मैं बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हूं, जबकि आप मार्शल आर्ट के प्रति समर्पित हैं। उन सभी के सिद्धांत समान हैं। क्या आपने मेरे शिष्यों को धमकाने के लिए तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया? इस समय जब सर्वोच्च अधिकारी निदेशक जियांग ने यह सुना, तो उनका दबा हुआ गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। वह इतना क्रोधित था कि चिल्लाने लगा, कैसे अनुचित शब्द हैं! शिक्षक झांग बदमाशी कर रहा था। अपने शिष्यों को मारो। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपके शिष्यों ने सबसे पहले हमला किया था? ये बूढ़ा गंजा गधा निश्चित रूप से झाड़ी के चारों ओर बीट कर सकता है। फिल्म क्रू ने एक स्वर में चिल्लाना शुरू कर दिया। वे मठाधीश की बातों से बहुत नाखुश थे। झांग ये हंसे और उसकी ओर देखा। क्या मैं वही था जिसने आपके शिष्यों को घायल किया था? अगर ये तुम नहीं थे तो ये कौन था? मठाधीश ने उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह झांग ये में वापस आने के लिए ज़ेन अध्ययन पर भरोसा कर रहा था। इस क्षेत्र में मठाधीश एक विशेष प्रमुख था। हालांकि झांग ये ने उसे मौका नहीं दिया। उन्होंने तुरंत अपनी दुनिया से एक बौद्ध कहानी ली। फिर उसने मठ के कोने पर लगे एक झंडे की ओर इशारा किया। झंडा हवा में लहरा रहा था। हवा चलने के साथ झंडा लहराता है। क्या आप कहते हैं कि हवा चल रही है या झंडा हिल रहा है? एक युवा भिक्षु ने सबसे पहले उत्तर दिया, बेशक हवा चल रही है। झांग ये ने अपना सिर हिलाया। एक बूढ़े भिक्षु ने कहा, झंडा हिल रहा है। झांग ये ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। एक भिक्षु ने कहा, तो फिर क्या चल रहा है? दुनिया चल रही है। झांग ये ने ऊपर देखा और कहा, ये तुम्हारा दिल है जो घूम रहा है। ये बौद्ध कहानी झांग ये की दुनिया में काफी प्रसिद्ध थी। किसी की बदलने की इच्छा के कारण चीजें बदल गईं। ये चीजों में भौतिक परिवर्तन के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि चीजों के सामने आने के तरीके के बारे में बात कर रहा था। हम हमेशा सबसे पहले व्यक्तिपरक रूप से निर्णय लेंगे कि कोई चीज अच्छी है या बुरी। झांग ये लोगों के इस समूह को बताने के लिए इस कविता का उपयोग कर रहे थे। मैं एक बदमाशी कर रहा था। मैंने तुम्हें पीटा। वह सिर्फ आपकी अपनी व्यक्तिपरक राय थी। निर्देशक जियांग ने सराहना की। बहुत अच्छा कहा। अभिनेत्री जियाओयान जोर से हंसी। शिक्षक झांग अद्भुत है। फिल्मांकन दल भी अत्यधिक उत्साहित था और उन्होंने ताली बजाकर झांग ये का उत्साहवर्धन किया। भिक्षु अच्छे नहीं लगते थे। उस श्लोक से यह पता चलता है कि वे कितने क्षुद्र थे। हालांकि मठाधीश शांत बने रहे। उन्होंने धीरे से कहा, बुद्ध ने कहा था, बुरे शब्द जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वे मृत्यु के बाद नर्क में जाएंगे। दूसरों को पीटने वालों से तो और क्या। मुझे आश्चर्य है कि क्या अल्म्सगिवर स्वर्ग और नर्क में विश्वास करता है। एक अंधविश्वासी व्यक्ति के रूप में झांग ये ने बिना सोचे उत्तर दिया, मुझे विश्वास है। मठाधीश ने कहा, तो फिर स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है? झांग ये ने उसकी ओर देखा। यह आपके दिल में है और हर जगह भी है। ओह, मन ही मन, मैं उसे क्यों नहीं देख सकता? मठाधीश ने शांति से कहा। झांग ये हंसे और तुरंत उसे डांटा, तुम बुरे गंजे गधे। एक बूढ़ा भिक्षु तुरंत क्रोधित हो गया। कुछ युवा भिक्षुओं ने भी झांग ये से लड़ना चाहते हुए अपनी लाठियां उठा ली। झांग ये ने बिना किसी जल्दबाजी के कहा और उनकी ओर इशारा किया, देखिए, नर्क के द्वार खुल गए हैं। जब कुछ भिक्षुओं ने ये सुना तो वे तुरंत समझ गए और जल्दी से अपनी लाठियां नीचे रख दी। झांग ये ने एक बार फिर हंसते हुए कहा, देखो, स्वर्ग के द्वार भी खुल गए हैं। भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। तो स्वर्ग और नर्क हृदय में होने का यही मतलब था। मठाधीश ने पूछा, तो फिर इसका क्या मतलब है कि स्वर्ग और नर्क हर जगह है? झांग ये ने उन्हें अपनी विश्वगाथा के साथ उत्तर दिया, रेत के एक कण में एक दुनिया देखने के लिए और एक जंगली फूल में एक स्वर्ग देखने के लिए। अपने हाथ की हथेली में अनंत को पकड़ो और 1 घंटे में अनंत काल। ये सुनकर लगभग 10 भिक्षु दंग रह गए। याओ जियानकाई ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और तालियां बजाते हुए कहा, क्या चालाकी है, बहुत ज्यादा चालाकी। शिक्षक झांग बहुत प्रभावशाली है। हा, ये बहुत खूबसूरती से कहा गया था। फिल्मांकन दल में से किसी ने अपनी प्रशंसा भेजी। मठाधीश भी थोड़ा सोच में पड़ गए। चूंकि अल्म्सगिवर स्वर्ग में विश्वास करता है और नर्क के बारे में जानता है, फिर आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य क्यों करने पड़े? वह इस मुद्दे पर जोर देते रहे। जियाओयान ने गुस्से से कहा, क्या आपके पास और कुछ है? याओ जियानकाई ने कहा, आप ज़ेन अध्ययन में लिटिल झांग को नहीं हरा सकते, तो क्या आप इस पर टिके रहना शुरू कर देते हैं? वह कौन था जिसने दूसरों को नुकसान पहुंचाया? यह आप लोगों का समूह था जिसने पहले दूसरों को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, बकवास, एक अभिनेता ने श्राप दिया। मठाधीश ने आसपास के लोगों को नजरअंदाज कर दिया और केवल झांग ये की ओर देखा, कर्म के प्रति उदासीन। चूंकि आप नर्क में विश्वास करते हैं, क्या आप नर्क में उतरने से डरते नहीं हैं? झांग ये उनकी बातों में नहीं आए और उन्होंने उनकी कविता को स्वीकार नहीं किया जो छिपी हुई चालों से भरी हुई थी। हंसते हुए उन्होंने वीरतापूर्वक कहा, अगर मैं नर्क में नहीं उतरूंगा तो कौन जाएगा? इस गाथा को झांग ये की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध छंदों में से एक कहा जा सकता है। इसे अद्वितीय कहा जा सकता है। उपनिदेशक तुरंत चिल्लाया, बहुत बढ़िया।
फिल्मांकन दल के अन्य सदस्य भी उत्साह से चिल्लाए, कितना अच्छा है, अगर मैं नर्क में नहीं उतरूंगा तो कौन जाएगा। हालांकि इस वाक्य का केवल वही शाब्दिक अर्थ नहीं था जो वे समझते थे। दरअसल वे भी नहीं समझे, लेकिन मठाधीश समझ गए। एक अन्य वृद्ध साधु ने भी इसे समझा। क्षण भर के लिए उन दोनों ने अपनी निगाहें बदलकर झांग ये की ओर देखा। अगर मैं नर्क में नहीं उतरूंगा तो कौन उतरेगा। ये शब्द क्रोध के नहीं बल्कि एक ज़ेन छंद थे जो करुणा से भरे हुए थे। अंत की इच्छा किए बिना नर्क में उतरकर अत्यधिक यातना का अनुभव करके जीवित मृत्यु की स्थिति तक पहुंचकर इस समय यदि मैं प्रवेश करके उन्हें नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा। मठाधीश ने अपनी हथेलियों को एक दूसरे के सामने सपाट करके कहा, अमिताभ। पीछे एक वृद्ध भिक्षु ने भी अपनी हथेलियां सपाट करके कहा, अमिताभ। युवा भिक्षु अभी भी आश्वस्त नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके मठाधीश का बौद्ध अध्ययन एक आम आदमी के लिए अतुलनीय था। इस समय पूछने की बारी झांग ये की थी। उसने आंगन में एक पत्थर की पट्टिका की ओर इशारा किया। उस पर शब्द अंकित थे। यह एक ऐसी पंक्ति थी जिसने उनकी बहुत रुचि पैदा की और साथ ही बहुत परिचित भी थी। जब मैं अंदर आया तो मैंने इसे देखा। मुझे आश्चर्य है कि यह गाथा किससे आई। मठाधीश ने नजर डाली। यह मेरे द्वारा कुछ दिन पहले लिखा गया था। नक्काशी नई लग रही थी, इसलिए यह स्पष्ट था कि इसे हाल ही में तराशा गया था। मठाधीश ने मंत्रोच्चार किया, शरीर एक बोधि वृक्ष है, मन एक दर्पण है, कभी भी धूल झाड़ना और पोंछना बंद न करें, ऐसा न हो कि धूल उड़ जाए। ये बुद्ध के मार्ग पर मेरा अनुसरण है। फिल्मांकन दल ने भी देखा। वे क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें लगा कि गाथा सचमुच बहुत अच्छी है। उनका शरीर बोधि वृक्ष की तरह है जो अतीत के लोगों को ज्ञान प्राप्त करने देता है। उनका हृदय धूल रहित और उज्ज्वल दर्पण की तरह है। लगातार स्वयं पर चिंतन करने से यह दर्पण पर धूल को किसी के स्वभाव को खराब नहीं होने देगा। अच्छा लिखा। यह सचमुच मठाधीश द्वारा लिखा गया था। फिल्म क्रू का भी मठाधीश के प्रति रवैया अचानक बदल गया। अब उन्हें समझ में आया कि किंगशान मठ ने फिल्मांकन दल का स्वागत क्यों नहीं किया। नए मठाधीश की इस गाथा के कारण ही उन्होंने कठोरतापूर्वक लोगों को पहाड़ से नीचे भेजा और उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। वे अपने मठ को कलंकित नहीं करना चाहते थे और इसका अर्थ ये भी था कि कभी भी धूल झाड़ना और पोंछना बंद न करें, अन्यथा धूल उड़ जाएगी। फिल्मांकन दल में से किसी ने हल्का सा सिर हिलाया। मठाधीश ने भी झांग ये की ओर देखा, उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में। कौन जानता था कि झांग ये ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और हंसे। कैसा संयोग है कि इस संसार में ऐसी भी एक गाथा है। हालांकि अंतर यह था कि इसमें झांग ये की दुनिया से गाथा का दूसरा भाग नहीं था। मठाधीश ने कहा, भिक्षादाता तुम क्यों हंसते हो। एक युवा भिक्षु ने गुस्से से कहा, आप किस बात पर हंस रहे हैं। यह सही है, यदि आप में क्षमता है तो एक लिखें। एक अन्य साधु भी अप्रसन्न हुआ। झांग ये को यह हास्यास्पद और कष्टप्रद दोनों लगा। आपने हमें पहाड़ पर नहीं जाने दिया, हमें पीटा और हमारे उपकरणों को नष्ट कर दिया। क्या यह सब इस गाथा के कारण था। मठाधीश ने उसकी ओर देखा। क्या अल्म्सगिवर को लगता है कि मेरी गाथा अनुचित है। यह अनुचित से बहुत दूर है। झांग ये ने असभ्यता से कहा, यह पूरी तरह से भ्रामक है। आप क्या कह रहे हैं। एक युवा भिक्षु ने गुस्से में एक खंभा उठा लिया। हालांकि स्वर्ग और नर्क के बारे में उस कविता को याद करते हुए जिसका झांग ये ने अभी उल्लेख किया था, उसने गुस्से में अपना खंभा नीचे रख दिया। निस्संदेह वह जानता था कि इसका एक बड़ा कारण यह था कि वह झांग ये को डंडे से भी नहीं हरा सका। गुमराह करने से आपका क्या अभिप्राय है। एक बूढ़े साधु ने पूछा। एक अन्य युवा भिक्षु ने हताश होकर कहा, यदि आप नहीं जानते तो आंख मूंद कर मत बोलिए। फिल्मांकन दल को यह नहीं पता था कि झांग ये ने इस गाथा का इतना तिरस्कार क्यों किया। उनके लिए गाथा बहुत अच्छी तरह से लिखी गई थी। इसमें कोई समस्या तो नहीं थी। हालांकि झांग ये ने कहा, मेरे पास यहाँ एक कहानी है, पहले इसे सुने। अतीत में दो श्रद्धेय भिक्षु बहस में थे। पहले भिक्षु ने कहा, मेरे दिल में एक दर्पण है जिसे मैं हर दिन पॉलिश करता हूँ ताकि इसे प्रतिबिंब के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, ताकि मैं खुद की जांच कर सकूं। हालांकि दूसरे भिक्षु ने कहा, मेरे दिल में कोई दर्पण नहीं है, पॉलिश करने के लिए इसमें क्या है। कोई दर्पण नहीं, पॉलिश करने के लिए क्या है। जब उपस्थित सभी लोगों ने यह सुना तो वे दंग रह गए। कुछ लोग भ्रमित लग रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कोई बात तुरंत समझ आ रही थी। तब झांग ये ने कहा, आज मैं तुम्हें एक और गाथा सुनाऊंगा। ये कहते हुए झांग ये ने उन सभी भिक्षुओं की ओर देखा। शरीर एक बोधि वृक्ष है, मन एक दर्पण जैसा उज्ज्वल है, कभी भी धूल झाड़ना और पोंछना बंद न करे, कहीं धूल न उड़ जाए। झांग ये की आंखें सिकुड़ गईं। उसने मठाधीश के एक एक शब्द का उत्तर दिया। प्रत्येक शब्द भिक्षुओं के हृदय पर आघात कर रहा था। हर पंक्ति के साथ भिक्षुओं के भाव एक बार बदल गए। मूल रूप से कोई बोधि वृक्ष नहीं है और न ही कोई दर्पण उज्ज्वल है। मूल रूप से वहां एक भी चीज नहीं है। सभी भिक्षु चुप हो गए। झांग ये ने मुस्कुराते हुए भिक्षुओं से पूछा, धूल कहाँ उतरती है। अध्याय 197 शब्दों का आदान प्रदान। झांग ये ने बोलना समाप्त किया। तुरंत सन्नाटा छा गया। बोधि वृक्ष क्या था। बोधि वृक्ष एक बड़ा और बहुत पुराना पवित्र अंजीर का पेड़ था।
पेड़ 15-25 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसके तने का व्यास लगभग 30-50 सेमी होता है। इसका मुकुट बड़ा और फैला हुआ होता है, जिसकी छाल हल्के भूरे रंग की होती है। सरल लंबे डंठल वाली पत्तियां दिल के आकार की और लंबे सिरे वाली होती हैं। फूल छोटे होते हैं और छोटे मांसल अंजीर के अंदर पाए जाते हैं, जो पककर हरे पीले फिर बैंगनी रंग के हो जाते हैं। फूल 3 प्रकार के होते हैं, नर, मादा और बांझ। बेशक वे सिर्फ पूरक शब्द थे, ये पौधे का आधिकारिक विवरण था। खांसी सही है, गंभीर होने का समय। मूल रूप से कोई बोधि वृक्ष नहीं है। हालांकि बोधि वृक्ष दुनिया में मौजूद था, बौद्धों द्वारा संदर्भित बोधि वृक्ष कोई पौधा नहीं था। यह एक प्रतीक और स्मृति थी। बोधि बौद्ध धर्म के महान ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करता है। वहां कौन सा पेड़ था, वहां कौन सा दर्पण था। जैसा कि झांग ये ने 2 भिक्षुओं के बीच बहस का वर्णन किया था, दर्पण में स्वयं का निरंतर प्रतिबिंब, सिर्फ एक इच्छा थी, एक विचार था, तो दर्पण कैसे था? There was no Bodhi tree, nor was there a mirror. Originally, there is not a single thing, so where does dust alight? मठाधीश और भिक्षुओं सहित सभी ने अपने भीतर एक उत्तर खोजा। उन्होंने खुद से सवाल करने के लिए झांग ये की गाथा का इस्तेमाल किया, धूल कहां से उतरती है? ये सही है, धूल कहां उतरती है? मठाधीश को अपनी हथेलियां एक साथ रखते हुए आश्वस्त हुआ अमिताभ। उसके बाद उनके पीछे के 10 या उससे अधिक भिक्षुओं ने भी अपनी हथेलियां एक साथ पकड़ ली अमिताभ। झांग ये की गाथा सुनकर फिल्म क्रू के होश उड़ गए। वे बौद्ध धर्म को नहीं समझते थे और न ही उन्होंने ज़ेन के बारे में कुछ सीखा था। जैसे उन्होंने पहले मठाधीश और झांग ये के बीच ज़ेन के बारे में बातचीत सुनी थी, वे केवल सुनने के लिए सुन रहे थे। वे जानते थे कि झांग ये इसमें बहुत अच्छी थी, लेकिन वे इसका अर्थ नहीं समझते थे। लेकिन ये गाथा अलग थी। न केवल भिक्षुओं ने, बल्कि उन लोगों ने भी जो बौद्ध शिक्षाओं को मानने वाले साधारण व्यक्ति थे, इसे स्पष्ट रूप से सुना और समझा था। शुरुआत में उन्हें लगा कि मठाधीश की गाथा पहले से ही बहुत अच्छी है, लेकिन जब झांग ये की मूल रूप से कोई बोधि वृक्ष नहीं है कहा गया, तो हर कोई दंग रह गया। उस पल में उन्होंने मठाधीश की गाथा और झांग ये की गाथा के बीच की खाई देखी। तुलना से हर चीज अच्छी नहीं बैठती। जब दोनों गाथाओं की तुलना की गई, यदि हम कहते हैं कि शिक्षक झांग ये एक श्रद्धेय भिक्षु थे, तो मठाधीश को ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है जो अभी अभी मठ में प्रवेश किया है या अभी तक भिक्षु नहीं बना है। हाँ, बढ़िया शिक्षक झांग ये, आप बहुत अच्छे हैं। ये कितना अच्छा है कि कोई बोधि वृक्ष नहीं है। क्या नहीं कोई दर्पण है? ये सही है, वहां कुछ भी नहीं है। धूल कैसे हो सकती है? शिक्षक झांग की गाथा अद्वितीय है। इसके बजाय ये भिक्षुओं का समूह था जो प्रबुद्ध थे। वह गाथा बहुत अद्भुत थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं सदियों से कोई दृश्य देख रहा हूँ। लिटिल किंगशान का ज़ेन एक्सचेंज। कुछ शताब्दियों में जब आने वाली पीढ़ियां शिक्षक झांग की इस गाथा का उल्लेख करेगी, तो क्या हम भी उस कहानी में शामिल होंगे? निश्चित रूप से हाँ, हम इसकी महानता से प्रभावित हुए हैं और इसके बारे में हजारों वर्षों तक बात की जाएगी। क्या आपने इसे रिकॉर्ड किया? ये रिकॉर्ड किया गया है। मैंने भी रिकॉर्ड किया। शिक्षक झांग बहुत अद्भुत थे। एक भिक्षु के साथ ज़ेन के बारे में बहस करना और जीतना। चेहरे पर क्या धब्बा था? यह तो चेहरा खराब करने वाला था। क्या अद्भुत होने का दिखावा किया जा रहा था? यह अद्भुत होने का दिखावा था। याओ जियांकाय अंततः मुस्कुराए। उसने महसूस किया कि झांग ये अब अधिक से अधिक आंखों को भा रही है। बूढ़े याओ ने सोचा कि अगर उसके पास झांग ये की तरह इस स्तर का अद्भुत अभिनय होगा, तो उसका क्या होगा? महिलाएं खुद को उस पर झोंक रही होंगी। फिल्म क्रू में बहुत से लोग शिक्षक झांग ये के साहित्यिक कौशल के बारे में जानते थे। हालांकि चालक दल के अधिकांश लोग इससे पहले झांग ये को नहीं जानते थे, लेकिन अब उन्हें उन अन्य लोगों से उसकी क्षमताओं के बारे में पता चल गया था जो उसे पहले से जानते थे। लेकिन अभी जो हुआ उससे उन्हें ये समझ आ गया कि उन्होंने अब भी उनकी साहित्यिक परवरिश को कमतर आंका है। प्रारंभ में उन्होंने झांग ये से मठाधीश के साथ साहित्यिक द्वंद्व करने का आग्रह किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि झांग ये हार नहीं पाएंगे, क्योंकि यह उनका चावल का कटोरा था। लेकिन चूंकि द्वंद्व ज़ेन और गाथा के बारे में था, जो साहित्य के एक अलग स्कूल से संबंधित था, गाथा कविता की तुलना में एक दार्शनिक अध्ययन था, उन्होंने उससे इतनी भारी जीत की उम्मीद नहीं की थी। मठाधीश और भिक्षु सभी सन रह गए। वे शिक्षक झांग ये के व्याख्यान से स्तब्ध रह गए थे, खासकर बोधि वृक्ष के बारे में आखिरी बात। गाथा भिक्षुओं द्वारा प्रयुक्त भाषा का ही एक रूप था। यह एक दोहे की तरह नहीं था जहां दूसरा छंद मौजूद होता। लेकिन किसने सोचा होगा कि झांग ये इसे एक दोहे की तरह मान सकते हैं और दूसरी कविता को गाथा से मिला सकते हैं। हर शब्द गहरा था। इसने मठाधीश की गाथा का पूर्णतः खंडन कर दिया था, और इसने इतनी अच्छी तरह इसका खंडन किया था कि कोई कुछ कह ही नहीं सका। इस गाथा पर तो टिप्पणी भी नहीं की जा सकती थी। यह इतने ऊंचे स्तर की थी, जो लोग नहीं समझ सके वे भी इसे स्पष्ट रूप से देख सके। शांत दृष्टि पाने से पहले मठाधीश ने झांग ये को गहराई से देखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे फिर से आंखें खोलने से पहले कुछ बुदबुदाया। यह बूढ़ा भिक्षु 30 वर्षों से अधिक समय से ध्यान कर रहा है। मैं इन सभी वर्षों से खुद को बुद्ध के प्रति समर्पित कर रहा हूं, और अभी कुछ दिन पहले मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और मैंने वह गाथा लिखी।
मैंने सोचा कि मैं बुद्ध के करीब पहुंच गया हूं और मेरी आध्यात्मिक साधना दूसरे स्तर पर चली गई है। ये कहते हुए वह फूट फूट कर मुस्कुराए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे मिलकर मुझे एहसास होगा कि मैंने ज़ेन के द्वार पर कदम भी नहीं रखा है। यह क्या अफसोस है, क्या अफसोस है। मालिक, मठाधीश। कुछ युवा भिक्षु अभी भी चिंतित थे। मठाधीश ने अपने हाथ लहराए और झांग ये से कहा, यह दान देने वाला एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसके पास महान ज्ञान है। उसके पास ज्ञान है जो हम भिक्षुओं से भी अधिक है। आज मुझे दृढ़ता से पीटा गया है। यदि आप में भविष्य में बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने का दिल है तो आपका धर्म निश्चित रूप से मेरे धर्म से कुछ 100 गुना अधिक ऊंचा होगा। यह सुनकर झांग ये ने तुरंत अपने हाथ लहराए। कृपया ऐसा मत कहो, मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। मैं धर्मनिरपेक्ष रहना जारी रखूंगा, धर्मनिरपेक्ष रहना बेहतर है। मठाधीश ने अफसोस के साथ कहा, कितना अफसोस है, अफसोस है। मठाधीश ने हार स्वीकार कर ली थी और जिन भिक्षुओं को पहले पीटा गया था उनके मन में इस्तीफे के भाव आ रहे थे। उनके सामने यह व्यक्ति कौन था? उसे लड़ाई में हराया नहीं जा सका। उसके बारे में शब्दों से बात नहीं की जा सकती। क्या वह पीछे हटने का भी कोई रास्ता छोड़ता है? बेशक वे झांग ये से आगे नहीं निकल सके। उन्होंने जो कहा था वह एबॉट हुई नेम की पिछली दुनिया की एक गाथा थी। यह व्यापक रूप से प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म सूत्र था। इसके अलावा पद्य विनिमय के दौरान झांग ये ने बोलने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल किया था। ठीक है, यह बकवास है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि झांग ये ने पहले कई फ्रूट्स ऑफ चार्म आवाज खाए थे। ये कुछ ऐसा था जिसने उनकी आवाज का आकर्षण बढ़ा दिया। इससे स्वाभाविक रूप से उनके शब्दों में अवर्णनीय गहराई आ गई, इसलिए हर कोई हैरान रह गया। इसका कारण था, जीत तय हो चुकी थी। फिल्म क्रू जीत गया था। आखिरकार उन्होंने अपना गुस्सा निकाल ही लिया। इस जीत से विजेता भी अधिक सहिष्णु हो गए। मठाधीश को शालीनता से हार स्वीकार करते देख कई लोगों की उनके प्रति धारणा बेहतर हो गई। उन्होंने उसे थोड़ा सांत्वना दी। एबॉट, शिक्षक झांग के साथ प्रतिस्पर्धा मत करो। सही है, शिक्षक झांग ये बीजिंग में एक प्रसिद्ध साहित्यकार है। वह जो कुछ भी लिखते हैं वह क्लासिक बन जाता है। मेरा मानना है कि आप सभी टीवी नहीं देखते। अतीत में उन्होंने केवल अफवाहें सुनी, लेकिन आज उन्होंने झांग ये की रचना क्षमता देखी थी। गाथा सुनने के कारण उनकी भावनाएं अब भी उफान पर थी। एक क्षण में मठाधीश ने कुछ युवा भिक्षुओं से कहा, जाओ और पिछवाड़े में कुछ कमरे तैयार करो और सभी भिक्षा देने वालों को बसाओ। कुछ युवा भिक्षु बिना कुछ कहे निर्देशानुसार करने चले गए। वे पहले से ही झांग ये से आश्वस्त थे। केवल वहां कोई बोधि वृक्ष नहीं था कि पंक्ति के साथ उन्होंने कई भिक्षुओं का सम्मान जीत लिया था। कवर द्वारा आप इस पुस्तक को जज नहीं कर सकते। झांग ये की शक्ल साधारण या थोड़ी घटिया भी हो सकती है, लेकिन एक बौद्ध अभ्यासी के लिए दृष्टिकोण कोई मायने नहीं रखता था। झांग ये के लिए ऐसी अद्भुत गाथा कहने में सक्षम होने से पता चलता है कि वह आत्मज्ञान और ज्ञान के मामले में उनमें से किसी से भी कहीं बेहतर था। इसलिए उसके साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। बाकी किसी भी बात को नजरअंदाज करे तो कोई जानकार व्यक्ति ही उनका गुरु होगा। निर्देशक जियांग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा, एबॉट, क्या आपने नहीं कहा कि अब आपको यहाँ कोई फिल्म क्रू नहीं मिलेगा? मठाधीश मुस्कुराए। शिक्षक झांग ये के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करने के बाद मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। अतीत में मैं बहुत संकीर्ण विचारों वाला था। हुर मूल रूप से एक भी चीज नहीं है तो धूल कहां से उतरती है। आज बहुत लंबा दिन रहा। निर्देशक जियांग के पास भी कई ऐसे दृश्य थे जो अभी तक फिल्माए नहीं गए थे। आसमान में पहले से ही अंधेरा था, इसलिए उन्हें ये कल करना पड़ा। क्या उन्हें अब वापस जाना चाहिए और कल फिर आना चाहिए? क्या ये सिरदर्द नहीं था? इसलिए उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया और मठ की सद्भावना स्वीकार कर ली। उन्होंने दल को रात भर रुकने के लिए तैयार किया। झांग ये ने अनजाने में विलो पौधे के बीज बो दिए थे। वो बस अपना गुस्सा उतारना चाहता था और फिर चला जाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मठ अपना रवैया बदल देगा। उन्होंने उसे अतिथि बनाया और इससे झांग ये थोड़ा शर्मिंदा हुआ। पीछे वाले आंगन में वहां 1 दर्जन से अधिक कमरे थे। जगह शांत थी और आंगन में कई पौधे और फूल थे। एक युवा भिक्षु ने कहा, गुरुवर, कमरों को साफ कर दिया गया है। ठीक है, भिक्षा देने वालों, अब आप आराम कर सकते हैं। मठाधीश ने निदेशक जियांग और बाकी सभी से कहा। निर्देशक जियांग ने कहा, धन्यवाद। पहले कुछ गलतफहमियां थी। क्या वे युवा भिक्षु बुरी तरह घायल हो गए हैं? यह अनुमान लगाते हुए कि उनके पास केवल कुछ क्षतिग्रस्त उपकरण थे और 2 लोगों को मामूली चोटें आईं, लेकिन दूसरे पक्ष में 4 लोग थे जो काफी बुरी तरह घायल हुए थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पक्ष को मेजबानों जितना बुरा नुकसान नहीं हुआ था। वे शारीरिक रूप से हार गए और यहां तक कि ज्ञान की लड़ाई में भी हार गए। मठाधीश ने शांत स्वर में कहा, मैंने उनकी जांच कर ली है, वे ठीक हैं। अलम्सगेवर झांग ने उन्हें बुरी तरह घायल नहीं किया है। वास्तव में कोई गलतफहमी नहीं है। यह मेरे शिष्य थे जिन्होंने मेरी गाथा को गलत समझा और इससे सारी समस्या उत्पन्न हुई। अमिताभ, कृपया इसे हमारे खिलाफ न रखें। मेरे शिष्य बहुत क्रोधी थे। यह अच्छा था कि अलम्सगेवर झांग ने उन्हें सबक सिखाया था। उनसे प्रबुद्ध होना उनके लिए एक आशीर्वाद भी हो सकता है। ये स्पष्ट रूप से उन्हें पीटा जा रहा था, लेकिन अब यह आत्मज्ञान का एक रूप बन गया था।
फिल्म क्रू ने झांग ये को देखा। वे जानते थे कि शिक्षक झांग का धोखा कुछ बड़ा हो गया था, लेकिन इससे उन्हें और अधिक स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि झांग ये क्या कर सकता है। पूरे बीजिंग में कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह कविता और लेखन के मामले में झांग ये से बेहतर था। यह आदमी बहुत प्रतिभाशाली था। निर्देशक जियांग ने सभी से कहा, जाओ और आराम करो, आज रात जल्दी सो जाओ, हमें अभी भी कल फिल्मांकन जारी रखना है। सभी को बर्खास्त कर दिया गया। वे सभी बहुत थके हुए थे और सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। झांग ये जाना चाहता था, लेकिन मठाधीश ने उसे रोक लिया। अलम्सगिवर, झांग कृपया रुकें। ओह, क्या कुछ है? झांग ये ने पीछे देखा और पलकें झपकाई। इस बूढ़े भिक्षु का एक अनुचित अनुरोध है। मठाधीश मंद मंद मुस्कुराए और सामने आंगन में लगी पत्थर की पट्टिका की ओर इशारा करते हुए बोले, क्या आप हमारे लिए कुछ शब्द कह सकते हैं? मैं चाहूंगा कि यह अभी से आपकी गाथा हो। यह भविष्य में हमारे शिष्यों का मार्गदर्शन करेगी। झांग ये ने खांसते हुए कहा, यह उतना उपयुक्त नहीं है ना? इसके साथ गलत क्या है? मठाधीश ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें। युवा भिक्षुओं ने भी झांग ये की ओर देखा। झांग ये ने कुछ देर इसके बारे में सोचा और मान लिया। उसने एक कलम ली और उसे लिख दिया। रात को ही मठाधीश ने झांग ये के शब्दों को पत्थर की पट्टिका पर अंकित करने का निर्देश दिया। उसने अपनी पिछली गाथा नहीं हटाई, उसे वहीं छोड़ दिया। इससे पता चलता है कि उसका दिल कितना बड़ा था। पत्थर की गोली विस्मयकारी थी, हर शब्द काट रहा था। शरीर एक बोधि वृक्ष है, मन एक दर्पण है, धूल झाड़ना और पोंछना कभी बंद न करें, कहीं धूल न लग जाए। मूल रूप से कोई बोधि वृक्ष नहीं है, न ही कोई चमकीला दर्पण है। मूल रूप से एक भी चीज नहीं है, धूल कहां से उतरती है। झांग ये की दुनिया में प्लेटफॉर्म सूत्र में शेनिक सीयू और सिक्स पैट्रियार्क मास्टर हुईनेक का आदान प्रदान चमत्कारिक ढंग से इस दुनिया में दिखाई दिया। हालांकि दोनों गुरुओं के बीच की बातचीत अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मुख्य कलाकार झांग ये और किंगशान मठ के मठाधीशों में से एक में बदल गए थे। अध्याय 198। आप झांग ये की बातों पर विश्वास करने का साहस करते हैं। अगले दिन प्रातःकाल बाहर खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। सही, अच्छी अभिव्यक्ति। पास। निर्देशक, चलो इसे दोबारा करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे होंठ फड़क रहे हैं, इसलिए मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। वास्तव में ये पहले से ही बहुत अच्छा है। तो ठीक है, चलिए इसे दोबारा करते हैं। सभी लोग ध्यान दें। कार्रवाई। इन अ रूम इन द बैकयार्ड ऑफ द कंशन मॉनेस्ट्री, झांग ये वाज वोकन अप नियर द फायर पिट। अपने कपड़े पहनने के बाद झांग ये बाहर चला गया। As they were filming in the front yard, the cameras were already set up. अरे शिक्षक झांग, आप जाग गए हैं। जियाओयान नाम की अभिनेत्री ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। मैं अभी उठा हूँ। किसी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? हर कोई पहले से ही जाग रहा है, लेकिन मैं वहां सो रहा था। ये बहुत अनुचित है। झांग ये थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। दरअसल वह रात 1 बजे सोने चला गया था। कल रात वह ढिलाई नहीं बरत रहा था, बल्कि इसलिए कि मठाधीश बहुत दुष्ट था। वह झांग ये को अपने साथ बौद्ध छंदों पर चर्चा करने के लिए कहता रहा और झांग ये के पास उसे ठुकराने का कोई रास्ता नहीं था। पूरी रात बूढ़े साधु से चर्चा करने के बाद ही उसे अपने कमरे में वापस जाने दिया गया। इसलिए वो बहुत देर से उठे। सहायक निर्देशक ने हंसते हुए कहा, यह ठीक है, आपके लिए कोई दृश्य नहीं है, इसलिए हमने बाद के हिस्सों को पहले फिल्माया। हालांकि झांग ये ने कल फिल्म क्रू की मदद की थी, लेकिन उन्होंने प्रसारण नहीं किया। उसे तुरंत एक तलवार मिल गई। ठीक है, फिर मैं अभ्यास करने का अवसर लूंगा। हमें निश्चित रूप से आज इसका फिल्मांकन पूरा करना होगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सहायक निदेशक ने उन्हें रोका। मार्शल आर्ट निर्देशक भी आगे आए। निर्देशक जियांग पहले ही कह चुके हैं, हम आपकी चाल बदल देंगे। चूंकि हम जानते हैं कि आप एक वास्तविक मार्शल आर्ट व्यवसाय हैं, ये गतिविधियां आप पर अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए हम आपके लिए एक अपवाद बनाएंगे। समय आने पर आप नई चालें चलेंगे। ये झांग ये के लिए स्क्रिप्ट बदलने के बराबर था। झांग ये ने कहा, क्या ये बहुत परेशानी नहीं है? थोड़ा सा नहीं। The assistant director said, "Go have breakfast first." झांग ये ने देखा कि खाने के कुछ डिब्बे अभी भी खुले नहीं थे। वह वहां गया और उसे खा लिया। ये सब शाकाहारी था। It did not even have any eggs and was probably in consideration of the monastery and they had gotten it delivered in the morning. जैसे ही उसने खाना खाया, झांग ये ने कुछ ही दूरी पर फिल्मांकन को देखा। ये याओ जियांकाई का दृश्य था, जहां वह ताओवादी पुजारी के रूप में अभिनय कर रहे थे। वह कुछ भिक्षुओं से लड़ रहा था। भिक्षुओं में से एक फिल्मांकन दल का एक अभिनेता था, जबकि शेष 2 किंगशान मठ के भिक्षु थे। उसने उन्हें कल देखा था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मठाधीश मठ के भिक्षुओं को अभिनय दृश्य में सहायता करने देंगे। ऐसा लग रहा था जैसे मूल रूप से एक भी चीज नहीं है, धूल कहां से उतरती है कविता ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। वह ध्यान करने से बौद्ध अध्ययन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति में बदल गया। उसके सामने पत्थर की तख्ती खड़ी थी। बहुत से क्रू सदस्य इसका आनंद ले रहे थे। वे इस पर इशारा कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे। कुछ ने याद के तौर पर तस्वीरें भी ली। आज आए कुछ नए कर्मचारी और अभिनेता भ्रमित थे।
अन्य जो पिछली रात यहाँ थे ने खाने वाले झांग ये की दिशा में इशारा किया। उन्होंने खुशी खुशी घटनाओं को दोहराया। नवागंतुकों ने ये सुनने के बाद वे सभी बेहद चौंक गए। दृश्य का फिल्मांकन पूरा होने के साथ पिछली रात से दृश्य को वापस पहाड़ की ओर बदल दिया गया। छोटी झांग कृपया तैयारी करें, निदेशक जियांग ने झांग ये से कहा। ठीक है, झांग ये ने जवाब दिया और मार्शल आर्ट निर्देशक के साथ बातचीत करने चला गया। वास्तव में इस बार की कार्रवाई इतनी व्यापक नहीं थी और झांग ये की वास्तविक युद्ध गतियों के अनुरूप थी। तेज, स्थिर, निर्दयी और कम दिखावटी था। झांग ये ने कुछ बार अभ्यास करने के बाद कहा, समझ गया। ठीक है, हम शुरू करने वाले हैं। निर्देशक जियांग कैमरा #1 के पीछे बैठे। हालांकि अब झांग ये के सुचारू रूप से अभिनय करने से उनके विपरीत अभिनेता को परेशानी हो रही थी। वह भी कई वर्षों से एक्शन फिल्मों में अभिनय कर रहे थे और उनकी सभी गतिविधियां दिखावटी थी। उसे इस पर प्रतिक्रिया देनी थी कि झांग ये कैसे लड़े, इसलिए वह तुरंत उसका मुकाबला नहीं कर सका। 20 मिनट से अधिक समय के बाद वह बमुश्किल झांग ये की लय को बरकरार रख पाया। आखिरकार निर्देशक जियांग ने अपना हाथ उठाया। यह दृश्य बीत चुका था। झांग ये को पसीना आ रहा था। अगला दृश्य तुरंत आया। यह आखिरी बार भी था जब वह प्रकट हो रहा था कि उसे एक खलनायक द्वारा मार दिया जाएगा। 1 घंटे बाद झांग ये का हिस्सा पूरा हो गया। शिक्षक झांग, आपने कड़ी मेहनत की है। एक मंच प्रबंधक ने उनकी ओर एक तौलिया बढ़ाया। धन्यवाद। झांग ये ने इसे लिया और अपनी पोशाक उतारने से पहले अपना पसीना पोंछा और अपने कपड़े बदल लिए। चूंकि उन्होंने फिल्मांकन पूरा कर लिया था, झांग ये ने निर्देशक जियांग, याओ जियांकाई और कंपनी को विदाई दी। जैसे ही वह जा रहा था, टिप्पणी के योग्य कुछ घटित हुआ। ये जानते हुए कि झांग ये जा रहे हैं, निर्देशक जियांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनसे कहा कि अगर मौका मिले तो वे साथ काम कर सकते हैं। It was Yao Jiansai who was very warm with Zhang Ye. He sent him down the mountain with his arms around his shoulders. The two of them had become good friends despite their ages after a day of interaction. दोनों के स्वभाव एक दूसरे से मिलते थे। अंततः ये किंगशान मठ का मठाधीश था। वह आज ध्यान नहीं कर रहा था और इसके बजाय उसने झांग ये को लिटिल किंगशान के नीचे भेज दिया। रास्ते में उन्होंने ज़ेन अध्ययन पर भी चर्चा की। एक ही समय पर एक वीडियो अचानक ऑनलाइन सामने आया। यह अज्ञात था कि जैसे ही क्लिक दर बढ़ने लगी तो ये कैसे वायरल हो गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह रुक सकेगा। जब जीवित हो तो बैठो, झूठ मत बोलो। जब मर जाओ तो लेट जाओ, मत बैठो। बदबूदार हड्डियों का एक सेट प्रशिक्षण के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अलम्सगेवर, क्या आप ज़ेन छंद जानते हैं? आइए हम छंदों पर अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें। हवा चलने के साथ झंडा फड़फड़ाता है। क्या आप कहते हैं कि हवा चल रही है या झंडा हिल रहा है? बेशक हवा चल रही है, झंडा हिल रहा है। फिर क्या चल रहा है? दुनिया घूम रही है। यह आपका दिल है जो घूम रहा है। रेत के एक कण में एक दुनिया को देखने के लिए और एक जंगली फूल में स्वर्ग। अपने हाथ की हथेली में अनंत को पकड़ो और 1 घंटे में अनंत काल। क्या तुम्हें नर्क में जाने का डर नहीं है? अगर मैं नर्क में नहीं उतरूंगा तो कौन जाएगा? मूल रूप से कोई बोधि वृक्ष नहीं है और न ही कोई दर्पण उज्ज्वल है। मूल रूप से वहां एक भी चीज नहीं है। धूल कहाँ उड़ती है? ऐसे दृश्य थे जिन्हें स्पष्ट रूप से वीडियो से संपादित किया गया था। वे या तो भद्दे दृश्य थे या ऐसे दृश्य थे जिन पर फिल्मांकन दल को कोसना पड़ रहा था। हालांकि समग्र रूप से बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुए। कल रात का मामला पूरी तरह से रिकॉर्ड किया गया था। यह बताना आसान था कि यह द ग्रेट पगिलिस्टिक वर्ल्ड के फिल्म क्रू में से कोई था जिसने इसे अपलोड किया था। वीडियो का नाम लिटिल किंगशान ज़ेन एक्सचेंज था। भयंकर, यह बहुत आनंददायक है। प्रॉपिंग, वीडियो बहुत बढ़िया है। क्या यह असली है या नहीं? एक आम आदमी किसी साधु को कैसे हतप्रभ कर सकता है? अरे एक क्षण रुकें। यह व्यक्ति, वह शिक्षक झांग ये जैसा क्यों दिखता है? आपका मतलब कैसा दिखता है? यह कोई और नहीं बल्कि झांग ये है। बकवास। वह द ग्रेट पगिलिस्टिक वर्ल्ड के फिल्मांकन दल में कब शामिल हुआ? और वह एक फिल्म भी फिल्मा रहा है। उसने फिर से करियर बदल लिया। हा, शिक्षक झांग अभी भी पहले की तरह प्रतिभाशाली है। टू ऑसम। भिक्षुओं का वह समूह निश्चित रूप से बदकिस्मत था। आप ज़ेन छंदों को शिक्षक झांग के अलावा किसी के साथ भी पार कर सकते हैं। वह व्यक्ति एक कुख्यात तेज तर्रार कवि के रूप में जाना जाता है। लुक एट द गाथा। चेहरे पर वार करना बहुत क्रूर था, विशेषकर वह अंतिम पंक्ति, मूल रूप से कोई बोधि वृक्ष नहीं है। यह सुनकर मुझे झटका सा लगा। मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। यार, शिक्षक झांग बौद्ध और ज़ेन अध्ययन भी जानता है। झांग ये क्या नहीं जानता? सर्वशक्तिमान झांग की उपाधि व्यर्थ नहीं दी गई है। मुझे लगता है कि हमें शिक्षक झांग, बोल्ड झांग को बुलाना चाहिए। भिक्षुओं को उनके मठ के सामने पीटना। पहले उसने उन्हें शारीरिक रूप से पीटा, फिर उनके चेहरे पर प्रहार किया। यह क्या साहस है? हुर। अन्य शायद ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षक झांग पर ऐसा कोई दबाव नहीं है। शिक्षक झांग ये की निर्भीकता हमेशा चार्ट से हटकर रही है। क्लासिक। झांग ये की गाथा बहुत क्लासिक है। ये चर्चा इतनी लोकप्रिय क्यों है? झांग ये कौन है? पिछला पोस्टर खुद ही खोजो।
समझाने की जहमत नहीं उठाई जा सकती। ये स्पष्ट है कि आप बीजिंग से नहीं हैं। बीजिंग में फेस मैकिंग झांग को कौन नहीं जानता। हमेशा फेस मैकिंग झांग का समर्थन, हमेशा बोर्ड झांग का समर्थन। शिक्षक झांग, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वीडियो को ऊपर और ऊपर धकेला गया। दिन के अंत तक इसने कई बौद्ध शोधकर्ताओं और सम्मानित भिक्षुओं को चिंतित कर दिया। एक बौद्ध शोधकर्ता ने झांग ये की गाथा को पूरी तरह से खारिज कर दिया। एक आम आदमी, एक अज्ञानी सामान्य व्यक्ति एक स्वच्छ मठ के सामने अत्याचार करने की हिम्मत करता है और इतने सारे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। ये किस तरह की मनस्थिति है। मैंने गाथाएं देखी हैं। इसे न तो बुरा कहा जा सकता है, न ही इसे गलत कहा जा सकता है, लेकिन ज़ेन अध्ययन में कोई सही या गलत, अच्छा या बुरा कैसे होता है। आप सभी ने झांग ये को बहुत ऊंचे स्थान पर रख दिया है। मैं वास्तव में विश्वास नहीं करता कि ऐसे अस्थिर और गुस्सैल व्यक्ति को बौद्ध अध्ययन में इतनी गहरी समझ हो सकती है। वह सिर्फ एक दुष्ट व्यक्ति है। पिछला पोस्टर, मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी। हम सब बता सकते हैं कि यह कितना अद्भुत है, लेकिन आप नहीं बता सकते। अभी भी एक बौद्ध अध्ययन शोधकर्ता, आपने इतने वर्षों में क्या बकवास शोध किया है। हमें पता नहीं। मुझे लगता है कि आप ही हैं जो नहीं जानते। यदि आप जानते हैं तो हमें कुछ गाथाएं दें। सिर्फ इसलिए कि शिक्षक झांग भिक्षु नहीं है, इसलिए उन्होंने जो भी कहा वह गलत है। यदि ये गाथाएं किसी बौद्ध गुरु द्वारा कही गई होती तो क्या आप यहाँ बकवास कर रहे होते। आप निश्चित तौर पर इसे अच्छा कहकर इसकी तारीफ कर रहे होंगे। क्या बकवास है। मैं पहले ही आपके माध्यम से विशेषज्ञों का समूह देख चुका हूँ। कई लोग कोसने लगे। हर बार जब झांग ये की रचनाएं जारी की जाती तो यह विशेषज्ञों या विशेषज्ञों की कई आलोचनाओं को आकर्षित करती। यह अज्ञात था कि वे वास्तव में अपने नमक के लायक थे या नहीं। इस घटनाक्रम ने पहले से ही सभी को परेशान कर रखा था। तथ्यों ने साबित कर दिया था कि झांग ये के कार्यों को लोगों द्वारा बहुत मान्यता और प्यार मिला था। इस समय एक मास्टर आगे खड़ा था। इस गुरु का बौद्ध धर्म के क्षेत्र में काफी रुतबा था। वह कोई तथाकथित विशेषज्ञ नहीं बल्कि एक वास्तविक सम्मानित साधु थे। इस सम्मानित भिक्षु ने वेइबो पर उत्तर दिया, मैं अलमगसिवर झांग की जबरदस्त बुद्धि और सद्गुण से कमतर हूँ। क्या यहाँ तक कि मास्टर भी कहते हैं कि वह हीन है। क्या शिक्षक झांग वास्तव में इतने अद्भुत है। मास्टर ने पहले ही ऐसा कहा है। उन्होंने पहले ही कहा है कि वह कितने बुद्धिमान और गुणी है। मैं देखता हूं कि किसी को उस पर संदेह करने की हिम्मत कैसे होती है। झांग ये वास्तव में स्वर्ग की अवहेलना कर रहा है। मैं इस मास्टर को जानता हूं। वीबो सत्यापन देखें। वह एक सम्मानित पूज्य भिक्षु है। यह सूचना युग था, इसलिए भिक्षु भी आधुनिक समय के साथ तालमेल बिठा रहे थे और वेब पर थे। यह कोई अजीब बात नहीं थी। मास्टर के समाप्त होने के बाद तुरंत कई बौद्ध शिष्य थे जिन्होंने पोस्ट को अग्रेषित किया और पसंद किया। अंत में एक व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी पोस्ट की जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा हो कि हंसा जाए या रोया जाए। कुछ दिन पहले जब शिक्षक झांग टेलीविजन स्टेशन छोड़ रहे थे तो क्या उन्होंने एक कविता नहीं पढ़ी थी जब पत्रकार उनका साक्षात्कार ले रहे थे। एक छोटे से घर के अंदर कुछ छिपा हुआ है। वह आज्ञा मानने के लिए एक एकीकृत जीवन चाहता है। आखिर इसकी परवाह क्यों करें, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वसंत हो या पतझड़ हो। ये बकवास है। वह किससे छुप रहा है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और शिक्षक झांग ने फिर से कुछ हलचल मचा दी है। मैं ये क्यों नहीं देख पाता कि इन सब की परवाह क्यों की जाती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बसंत हो या पतझड़ हो। हाँ, आप शिक्षक झांग ये की बातों पर विश्वास करने का साहस करते हैं। यार ये सच है। अध्याय 199, झांग ये का संकलन हस्ताक्षर कार्यक्रम। 2 दिन बाद जिदान बीजिंग बुक बिल्डिंग। एक लंबी मेज के सामने झांग ये ऑटोग्राफ पेन के साथ मुस्कुराती हुई बैठी थी। वह प्रकाशन गृह के कर्मचारियों के साथ साथ बुक बिल्डिंग के कर्मचारियों से भी घिरा हुआ था। उनमें से कुछ किताबें बेच रहे थे जबकि अन्य व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रहे थे। बैनर बहुत ही आकर्षक था। ये झांग ये की नई किताब झांग ये का संकलन हस्ताक्षर कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन था। निस्संदेह भव्य विशेषण अभी अभी जोड़ा गया था। वहां बहुत सारे लोग नहीं थे, लेकिन इतने कम भी नहीं थे। शिक्षक झांग, कृपया मेरे लिए इस पर हस्ताक्षर करें। आओ साथ में एक तस्वीर लें। आखिरकार आज मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला। ये सही है, वो टीवी की तुलना में कहीं अधिक सुंदर है। शिक्षक झांग, मैं आपका कट्टर प्रशंसक हूँ। निचुड़ो मत, मैं पहले आया हूँ। मुझे पहले ऑटोग्राफ चाहिए। ये कार्यक्रम उनके पब्लिशिंग हाउस के साथ साथ बुक बिल्डिंग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। आज सुबह जिसने भी झांग ये का संकलन खरीदा वह कतार में लगकर अपना हस्ताक्षर प्राप्त कर सकता था। परिणामस्वरूप वह व्यस्त हो गया। धन्यवाद सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। यह पहली बार था जब वह अपने प्रशंसकों के साथ करीब से बातचीत कर रहे थे। झांग ये भी बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। एक बार की बात है, वह किसी के हस्ताक्षर कार्यक्रम को केवल दूर से ही देख सकता था। उसने देखा कि अन्य हस्तियां लोगों से घिरी हुई थीं। अब झांग ये को भी यह अवसर प्राप्त हो गया था। अंततः वह दूसरों को अपने हस्ताक्षर देने की स्थिति तक पहुंच गया। वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका क्योंकि सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। शिक्षक झांग, कृपया मेरे कपड़ों पर हस्ताक्षर करें।
शर्ट इन जैसे कपड़े पहने एक युवक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह झांग ये को बहुत पसंद करता है। यहाँ तक कि उनके कपड़ों पर झांग ये की कविता छपी हुई थी, यदि आप मुझे नहीं छोड़ते हैं तो मैं जीवन के अंत तक हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये झांग ये के फैन क्लब का नारा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह उनमें से एक था। झांग ये ने संकोच नहीं किया। वह उन प्रशंसकों के लिए बहुत आभारी थे जिन्होंने इस समय उनका समर्थन किया था। उसने तुरंत पानी के रंग का पेन बदला और युवक की पीठ पर अपना नाम हस्ताक्षर कर दिया। उनके बाद और भी प्रशंसक थे जिन्होंने तरह तरह के अनुरोध किए। कुछ लोग अपने हाथों पर ऑटोग्राफ चाहते थे, कुछ लोग अपनी गर्दन पर ऑटोग्राफ चाहते थे, कुछ लोग ये भी चाहते थे कि झांग ये उनके सीने पर लगे कपड़ों पर हस्ताक्षर करे। ये लगभग 20 साल की एक महिला थी जिसकी शक्ल तो औसत थी, लेकिन शरीर विशेष रूप से आकर्षक था। वह शायद दोस्तों के साथ आई थी। उसके आसपास कई लड़कियां खिलखिला रही थी। गर्म शरीर वाली महिला ने झांग ये की ओर पलकें झपकाई और फिर उसकी छाती की ओर इशारा किया। झांग ये ने लगभग खून बहा दिया। बड़ा, बहुत बड़ा। बड़े स्तन वाली महिला आए और उसकी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, शिक्षक झांग कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। प्रकाशन गृह के कर्मचारी समझ नहीं पा रहे थे कि हंसे या रोए। हालांकि उन्होंने इस तरह के कई आयोजन किए थे, इसलिए उन्हें कई बार इसका सामना करना पड़ा। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वहां सभी प्रकार के प्रशंसक मौजूद थे। झांग ये निर्णायक थे। वह हाथ में वाटर कलर पेन लेकर खड़ा हो गया, लेकिन वह अभी भी उसके स्तन पर हस्ताक्षर करने में शर्मिंदा था। उसने उसकी कॉलर बोन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने फिर भी संभावित प्रभावों पर ध्यान दिया। आखिरकार वहां बहुत सारे लोग देख रहे थे। हालांकि ऐसा करने के बावजूद भी उसका हाथ फिसल गया। महिला प्रशंसक का स्तन बहुत बड़ा था, इसलिए दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये एक शब्द लिखना समाप्त करने के बाद अंतिम स्ट्रोक लंबवत नीचे चला गया, लेकिन झांग ये की कलम कांपने लगी। ऊर्ध्वाधर रेखा पंखे के विशाल स्तन तक पहुंच गई। उस पर्ची के साथ पेन की नोक स्पष्ट रूप से मांस से भरे क्षेत्र में गिरी थी। धन्यवाद। महिला प्रशंसक बहुत खुश थी जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने कपड़े दिखाए। दोपहर, हस्ताक्षर कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। झांग ये अपने माता पिता के घर चला गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह पसीने से लथपथ हो गया हो। सुबह एक युद्ध की तरह थी। इसने उसे थका दिया था। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह थी कि संकलन की बिक्री खराब नहीं थी। यह प्रकाशन गृह द्वारा उसकी रॉयल्टी खरीदने की कीमत के बराबर था। और उन्होंने आज अपने कई भावुक प्रशंसकों को देखा था। वह इंटरनेट के बजाय उनसे आमने सामने बातचीत कर सकता था। यह एक अच्छा एहसास था। घर पर खाना खाने से पहले उसने सबसे पहले स्नान किया। माँ ने बर्तन बाहर लाए। खाओ खाओ, देखो मेरा बेटा कितनी गंभीरता से भूखा मर रहा है। वह प्रकाशन गृह। आप पूरे दिन व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने आपके लिए भोजन नहीं बनाया। झांग ये ने एक मिनटों पकड़ा और उस पर कुतर दिया। वे भी व्यस्त थे। वे शायद दोपहर तक ही लौट सकेंगे। अपने टेबल शिष्टाचार को देखो। माँ ने हंसते हुए कहा, आप पहले से ही एक सुपरस्टार हैं और आप एक हस्ताक्षर कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। अपनी छवि पर ध्यान दे सकते हैं और एक सेलिब्रिटी की छवि और व्यवहार रख सकते हैं, समझे? पिताजी ने भी कहा, कौन सी हस्ती? क्या घर पर अभिनय करने की जरूरत है? माँ ने उस पर आंखें घुमाई। तुम्हें क्या पता कि सभी सेलिब्रिटी नकली हैं? पिताजी ने अपने बेटे को शिक्षा दी, उसकी बात मत सुनो। प्रसिद्धि को अपने सिर पर मत चढ़ने दो। तुम जो हो वही रहना चाहिए। अहंकारी मत बनो। पिताजी, मैं समझता हूँ। झांग ये स्वाभाविक रूप से समझ गए। माँ ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और अपने पति को नजरअंदाज कर दिया। वह बैठ गई और अपने बेटे के लिए खाना निकाला और खाओ। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। कौन है भाई? माँ दरवाजा खोलने गई। यह उनकी पड़ोसी आंटी लियू थी। वह मुस्कुराए। मेरे पति ने कहा कि उसने अभी अभी लिटिल ये को घर आते हुए देखा है। लिटिल ये खाना खा रही है। झांग ये ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। आंटी लियू, वह अभी वापस आया। सुबह उसका एक हस्ताक्षर कार्यक्रम था। माँ ने गर्व से कहा। आंटी लियू ने हंसते हुए कहा, मैं इस मामले के लिए यहाँ आई हूँ। आप सभी जानते हैं कि मेरे पति को लिखना पसंद है। उन्हें विशेष रूप से लिटिल ये की कविताएं पसंद है। उसे आने में शर्म आती है, इसलिए उसने मुझसे पूछा, क्या कोई और संकलन है? बहुत सारे हैं। माँ ने अपने बेटे के लिए बात की। आंटी लियू ने कहा, यह बहुत अच्छा है। वैसे लिटिल ये को मेरे लिए इस पर हस्ताक्षर करना होगा। इस किताब को ठीक से रखने की जरूरत है। झांग ये बेशक असहमत नहीं थे। उन्होंने खाना बंद कर दिया, अपने बैग से झांग ये का संकलन की एक किताब निकाली और उस पर हस्ताक्षर किए। आंटी लियू को विदा करने के बाद वह अपने भोजन पर लौट आया। माँ अत्यंत प्रसन्न हुई। मेरे बेटे को देखो, वह मुझे निराश नहीं करता। पिताजी ने टेलीविजन चालू कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उसे अच्छी तरह से शिक्षित किया है। अगर उसने आपसे सीखा होता तो कौन जानता है कि क्या होता। अरे बहुत हो गया, तुमने उसे क्या सिखाया? चूंकि वह छोटा था तो क्या मैं ही उसे पढ़ाई नहीं करवा रही थी? माँ ने उसकी बात काटते हुए झांग ये से कहा, बेटा तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं? उन्हें मेरे लिए छोड़ दो और उन सभी पर हस्ताक्षर कर दो।
पड़ोसी शायद इन कुछ दिनों में आएंगे, इसलिए मुझे निश्चित रूप से उन्हें कुछ किताबें देनी होंगी। मुझे अपने सहकर्मियों को भी कुछ देनी है। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कितनी है। उन्हें छिपाओ मत। समझ गया। झांग ये ने खाना खा लिया था। आज के हस्ताक्षर कार्यक्रम ने झांग ये को एक सेलिब्रिटी होने का मीठा स्वाद दिया था। इसने झांग ये इस कंपाइलेशन की जबरदस्त बिक्री और फिल्म द ग्रेट पगिलिस्टिक वर्ल्ड के फिल्मांकन के साथ इस दुनिया की नंबर 1 सेलिब्रिटी बनने के उनके निर्णय को और भी अधिक दृढ़ बना दिया। वे में थे पोस्टर के कोने पर प्राचीन वेशभूषा पहने झांग ये के साथ कुछ प्रमोशन पिक्स के साथ प्रमोशन का मध्य भाग। उनका नाम भी कलाकारों की सूची में सूचीबद्ध था। वीडियो लिटिल किंग शान के जेन एक्सचेंज की लोकप्रियता के साथ इन कुछ दिनों में उनका प्रदर्शन एक बार फिर बढ़ गया था। पिछले कुछ दिनों से उनकी लोकप्रियता में जो गिरावट आ रही थी वह आखिरकार स्थिर हो गई है। लेकिन ये केवल स्थिर हो गया था, वह काफी नहीं है। झांग ये एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहता था। उन्हें एक ऐसा कदम ढूंढने की जरूरत थी जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़े और लंबे समय तक बनी रहे। वह इस बारे में तत्परता से भौहें सिकोड़ रहा था। अध्याय 200 झांग ये के लिए वेबर टीवी का निमंत्रण। दोपहर उसके माता पिता की छुट्टी का दिन था और वे दोपहर की झपकी ले रहे थे। छोटे से शयन कक्ष में झांग ये अपने कमरे में लेटा हुआ था और गहरी सोच में छत की ओर घूर रहा था। उन्हें लगा कि उनका करियर अब खत्म हो गया है। वहां लगातार ड्रामा हो रहा था। टेलीविजन स्टेशन से उनके जाने के बाद कोई नौकरी की पेशकश नहीं हुई जो उनके करियर के उद्देश्यों को आगे बढ़ा सके। यहाँ वहां छोटी मोटी नौकरियां और घटनाएं होना कोई समाधान नहीं था। इस तरह की प्रसिद्धि लंबे समय तक टिकाऊ नहीं थी और वह फिर से एक अज्ञात व्यक्ति बन जाएगा। ये वह नहीं था जो झांग ये घटित होते देखना चाहता था। अगर उन्हें अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए ऐसी घटनाओं पर निर्भर रहना पड़े तो सबसे पहले वह बहुत थक जाएंगे। दूसरे, वह कब डी लिस्ट रैंकिंग में प्रवेश करेगा। आधिकारिक वेबसाइट ने अब झांग ये को ई लिस्ट सेलिब्रिटी रैंकिंग में शीर्ष कुछ में रखा था। अपनी किताब लॉन्च करने और एक फिल्म की शूटिंग के बाद भी इसने उन्हें डी लिस्ट में आगे नहीं बढ़ने दिया। इससे पता चला कि यह कितना कठिन था। जिन मशहूर हस्तियों को उनके ऊपर रखा गया था वे भी कोई धक्का देने वाले नहीं थे। वे हर दिन अधिकाधिक लोकप्रियता भी अर्जित कर रहे थे। यदि वह डी लिस्ट में भी आगे नहीं बढ़ सका तो इसका उल्लेख करने का कोई मतलब नहीं था कि झांग ये कैसे ए लिस्ट सेलिब्रिटी या यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्टार बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता था। यह एक अप्राप्य सपना बन जाएगा। इसके बारे में सोचते रहो। वह हमेशा ऐसा ही नहीं रह सकता। लेकिन वह कहां जा सकता था? वह कहां जा सकता था? झांग ये के पास अभी भी कोई दिशा नहीं थी। गाना अभी भी यह सही समय नहीं था। उनकी गायन क्षमता अभी भी उतनी अच्छी नहीं थी। इस समय गायक बनने की दिशा में जाना अपने आप को मूर्ख बनाना होगा। दूसरों के लिए गीत लिखने के बारे में क्या ख्याल है? यह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने जैसा होगा। हालांकि इससे कुछ समय के लिए उनकी लोकप्रियता बनाए रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं था। हर कोई केवल गायक पर ध्यान देगा, संगीतकार या गीतकार पर नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अद्भुत थे, आप संभवतः केवल गीत लिखकर ए लिस्ट सेलिब्रिटी नहीं बन सकते। आप इसे सी सूची में भी शामिल नहीं कर पाएंगे। अभिनय अपने अभिनय कौशल के साथ उस सारी फिल्म को एक छोटी सी सहायक भूमिका के रूप में बर्बाद कर दिया और मुश्किल से एक निष्क्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरा दिन खर्च कर दिया। फिलहाल इसे करने के बारे में न सोचना ही बेहतर था। झांग ये को अभी भी जीवन अनुभव और कार्य अनुभव की आवश्यकता है। उसे जीवन के इन सभी पाठों को धीरे धीरे सीखने और समझने की जरूरत थी। निर्देशक बने। योग्यताओं का जरा भी अंदाजा लगाए बिना कौन उसे निर्देशन करने की हिम्मत करेगा? इसके अलावा झांग ये को यह भी नहीं पता था कि निर्देशन कैसे किया जाता है। वह यह भी नहीं जानता था कि कैमरा कैसे चलाया जाता है। उपन्यास लिखें। उपन्यास उद्योग की भी अपनी सीमाएं थीं। एक गायक या अभिनेता की तुलना में यह एक छोटा बाजार था। भले ही झांग ये ने अथक प्रयास करके बेस्ट सेलर लिखा हो, एक गायक जिसके पास गुनगुना गाना था, उसे एक उपन्यास लेखक के रूप में उससे कहीं अधिक ध्यान मिलेगा, जब तक कि वह एक दिन में एक उपन्यास और एक वर्ष में कुछ 100 उपन्यास न लिखे। लेकिन इससे उसे पकड़ लिया जाएगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टेलीविजन स्टेशन। अब किसी ने उसे काम पर रखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए यह नकारात्मक था। रेडियो होस्ट के रूप में उनकी पुरानी नौकरी। वहां दर्शक बहुत कम थे। झांग ये संभवतः अतीत में नहीं रह सकते। भले ही उसने वहां अच्छा प्रदर्शन किया हो सकता है कि वह डी लिस्ट रैंकिंग में न आए। दर्शकों का आधार पर्याप्त नहीं था। इतना ही, उसके सारे रास्ते बंद हो गए। झांग ये लगभग रो रही थी। क्या यही उसका भाग्य था? क्या उसके पास आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं था? भगवान, मेरे साथ इस तरह खिलवाड़ मत करो, वास्तव में इसे इस तरह मत करो। शायद भगवान ने मदद के लिए उसकी पुकार सुन ली। अचानक उसे एक अप्रत्याशित कॉल आया। झांग ये के नौकरी छोड़ने के एक हफ्ते बाद एक अप्रत्याशित पार्टी ने उन्हें एक जैतून शाखा सौंपी। यह दूसरी ओर से एक महिला की बहुत मधुर आवाज थी। यह शायद एक महिला थी जिसकी उम्र बहुत कम नहीं थी। हेलो, क्या ये झांग ये का नंबर है? यह मैं हूँ, झांग ये ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। आप है? महिला हंसी। तुम्हें ढूंढना इतना आसान नहीं था।
आपके एक पुराने नेता से संपर्क करने से पहले मुझे कुछ अच्छे दोस्तों की मदद लेनी पड़ी, जिन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। ठीक है, मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा अंग्रेजी नाम विक्टोरिया है और मैं वीवो कंपनी का मालिक, निवेशक और सीईओ हूँ। हमारी कंपनी का मुख्य संचालन वेब टीवी में है। मेरा मानना है कि आपने हमारी वेबसाइट के बारे में पहले भी सुना होगा। यह इस उद्योग के अग्रदूतों में से एक है। जहां तक मेरी बात है, मैं संभवतः आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूं, लेकिन आप मुझे ओल्ड वे या सिस्टर वे, जो भी ठीक हो, कह सकते हैं। यह अभिवादन का ही एक रूप है। मुझे ऐसी चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। यार, तुम्हारा भी कोई ऐसा अंग्रेजी नाम हो सकता है। झांग ये वास्तव में इससे परेशान नहीं थे। मैं आपको राष्ट्रपति वे कहूंगा। आप मुझे ढूंढ रहे थे। मेरे कई दोस्त हैं जो कट्टर बौद्ध हैं और मैं खुद भी बौद्ध शिक्षाओं में बहुत रुचि रखता हूं। कुछ दिन पहले मैं अपने दो दोस्तों के साथ भोजन पर आपकी गाथा के बारे में चर्चा कर रहा था। जब मैंने इसे सुना तो मुझे बहुत दिलचस्पी हो गई। तभी मुझे पता चला कि बीजिंग में ऐसा कोई रेडियो होस्ट है। विक्टोरिया नाम की महिला ने बोलना जारी रखा। मैंने पूरी रात आपको बीटीवी आर्ट्स चैनल के झांग एज एनालिसिस ऑफ द थ्री किंगडम्स पर देखते हुए बिताए और मुझे लगा कि यह वास्तव में अच्छा था। पहले एपिसोड ने पहले ही मेरी रुचि पकड़ ली थी और फिर मैं आपकी कविताएं पढ़ने भी गया। मैंने रेडियो स्टेशन पर आपके समय का गोस्ट ब्लोज आउट द लाइट भी सुना। मैं समझता हूं कि ये सभी आपकी मौलिक रचनाएं हैं। व्याख्यान कक्ष एक ऐसा कार्यक्रम था जिसकी योजना और निर्माण मुख्य रूप से आपके द्वारा किया गया था। झांग ये ने विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन यह एक टीम प्रयास भी था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक फिल्म के फिल्मांकन में उनकी भागीदारी से इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। इसने एक कंपनी के सीईओ का ध्यान भी आकर्षित किया था। उसने उसे खुद भी बुलाया। ये देखो, इन सभी घटनाओं से लाभ भी हुआ। विक्टोरिया ने कहा, हमारा वेब पोर्टल 1 साल से अधिक समय से वेब टीवी कर रहा है। जब मैंने पहली बार आपका कार्यक्रम देखा तो मुझे पता चल गया कि आप ही वह मेजबान हैं जिसकी तलाश हमारा वेब टीवी कर रहा था। झांग ये अभिभूत हो गए और कहा, आप मेरी बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? विक्टोरिया ने थोड़ा हंसते हुए कहा, क्या आप वेब टीवी उद्योग में खुद को विकसित करने में रुचि रखते हैं? मैंने सुना है कि आपको सभी टेलीविजन स्टेशनों ने काली सूची में डाल दिया है और आप अब उस उद्योग में वापस नहीं लौट सकते, लेकिन हमारे यहाँ उनके जैसे इतने सारे नियम नहीं हैं। जब तक आप आने के इच्छुक हैं, हमारी इकाई आपके लिए एक कार्यक्रम बनाएगी। आप कार्यक्रम नियोजन में अच्छे हैं, आप अपने लिए एक कार्यक्रम तय कर सकते हैं। आप ये भी चुन सकते हैं कि आप इसे किस समय प्रसारित करना चाहते हैं। मैं आपको अपने वेतन की सिफारिश करने दूंगा। इन सभी पर चर्चा की जा सकती है। मेरे अपने वेतन की अनुशंसा करें। मेरा अपना कार्यक्रम तय करें। वह समय चुनें जिस पर मैं इसे प्रसारित करना चाहता हूं। झांग ये ने मन ही मन सोचा कि इतने अच्छे इलाज से क्या कोई समस्या हो सकती है। तो उन्होंने उत्तर दिया, राष्ट्रपति वे, क्या आप मुझसे व्याख्यान कक्ष जैसा कोई अन्य कार्यक्रम बनाने के लिए कह रहे हैं? हालांकि बीजिंग टेलीविजन स्टेशन ने उसे पहले ही निकाल दिया था, फिर भी वहां उसके कुछ पुराने दोस्त और एक पुराने नेता थे। हुफी ने उनके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था और उन्होंने ही आपत्तियों के बावजूद उन्हें टेलीविजन स्टेशन में भर्ती किया था। झांग ये कभी भी हुफी, जियोलू और अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक समान कार्यक्रम नहीं बनाएगा। विक्टोरिया ने ऐसा जवाब दिया जिससे उन्हें आश्वस्त महसूस हुआ, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मेरा इरादा यह नहीं है कि आप अपने पुराने नियोक्ता के साथ प्रतिस्पर्धा करें। इसके अलावा लेक्चर रूम एक अच्छा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसके दर्शकों की जनसांख्यिकी पुरानी है। भले ही कुछ युवा लोगों ने इसे देखा, उनमें से अधिकांश दर्शक 25 वर्ष से अधिक उम्र के थे। यदि आप वेब टीवी पर ऐसा कार्यक्रम डालते हैं तो ये कभी काम नहीं करेगा। हमारे पास ऐसे दर्शक हैं जो किशोरावस्था से लेकर 30 के दशक तक के हैं। लोगों का ये समूह वेब टीवी के लिए मुख्य शक्ति है। झांग ये ने सिर हिलाया, तो यह इस तरह है। मिस्टर झांग, आप पहले इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरी ईमानदारी महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। मैं सचमुच चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ मिलकर विकास करें। ओह ठीक है, शायद मुझे पहले आपको ये बताना होगा। हमारी कंपनी शंघाई में स्थित है, इसलिए आपको यहाँ बसने की आवश्यकता हो सकती है। इस समय बीजिंग में हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है। विक्टोरिया ने कहा, ठीक है, मैं इस पर कुछ विचार करूंगा। ठीक है, फिर मुझे आपसे अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। होर। निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। फोन रखने के बाद झांग ये का फोन फिर से बजा। इस बार ये हुफी था। छोटा झांग, हुफी ने पूछा, अभी मेरे एक मित्र ने आपका फोन नंबर मांगने के लिए फोन किया। मुझे लगता है कि एक वेब टीवी कंपनी चाहेगी कि आप उनके साथ जुड़ें। क्या आपने अभी तक उत्तर दिया है? झांग ये ने तुरंत कहा, अभी नहीं, मैं बस आपसे आपकी राय पूछने वाला था। क्या वेब टीवी उद्योग अच्छा है? आप एक मीडिया कर्मी हैं, लेकिन आप वेब टीवी के बारे में नहीं जानते। हुफी ने झुंझला कर कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी समझाया, ये वास्तव में सिर्फ एक प्रसारण है जो इंटरनेट पर किया जाता है, लेकिन उनके कार्यक्रम अधिक समृद्ध हैं। इसमें विविध कार्यक्रम, समाचार कार्यक्रम और यहाँ तक कि बच्चों के कार्यक्रम भी हैं।
झांग ये की पिछली दुनिया में वेब टीवी अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक उद्योग था। ये वास्तव में वेब टीवी नहीं था, ये टेलीविजन स्टेशन के कार्यक्रमों के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन पोर्टल था। ये बस एक टेलीविजन स्टेशन के संसाधनों और कार्यक्रमों को इंटरनेट पर डाल रहा था ताकि हर कोई इसे देख सके। लेकिन हुफी के स्पष्टीकरण को सुनने पर झांग ये समझ गए कि इस दुनिया का वेब टीवी अलग था। यह उसकी पिछली दुनिया की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व था। यह वेब टीवी स्टेशन का असली रूप था। यह टेलीविजन के समान था क्योंकि उनके पास दिन के लिए एक कार्यक्रम सूची होती थी, इसे केवल इंटरनेट पर वितरित किया जाता था। इसके कार्यक्रम प्रीमियर प्रसारण थे और इन्हें टेलीविजन स्टेशनों से बार बार प्रसारित नहीं किया जाता था। विज्ञापन मॉडल और परिचालन संरचना भी बहुत उन्नत थी और उन्हें पीपुल्स के प्रेस, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन के राज्य प्रशासन द्वारा प्रशासित किया गया था। चीन गणराज्य SARFT। फिर क्या आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए? झांग ये ने उनके विचार मांगे। हुफी ने कहा, यह आप पर निर्भर करेगा। फिलहाल कोई भी पारंपरिक टेलीविजन स्टेशन आपको भर्ती करने की हिम्मत नहीं करेगा। वेब टीवी आपके लिए एकमात्र रास्ता हो सकता है। उनसे जुड़ने के अपने फायदे और नुकसान हैं। लाभ यह है कि दर्शकों का आधार बड़ा है क्योंकि कई नेटिजन्स हैं। वास्तव में एक अच्छे कार्यक्रम के लिए एक एपिसोड की दर्शक संख्या कुछ मिलियन हो सकती है। इसके साथ ही ये पहले से ही हमारे आर्ट्स चैनल पर 3 राज्यों के बारे में बोलने से कहीं अधिक है। नुकसान यह है कि इंटरनेट पर बहुत अधिक सामग्री है, टेलीविजन के विपरीत जिसमें केवल कुछ ही चैनल होते हैं और लोग केवल टेलीविजन कार्यक्रम देखने के लिए अपने टीवी चालू करते हैं। इंटरनेट अलग है क्योंकि जब लोग ऑनलाइन होते हैं तो जरूरी नहीं कि वे वेब टीवी देखना ही पसंद करें। कुछ फिल्में देखना पसंद करते हैं, कुछ एनिमेशन देखना पसंद करते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ छोटी क्लिप देखना पसंद करते हैं। इसलिए एक सफल वेब टीवी कार्यक्रम को अलग दिखना होगा। वे न केवल अन्य वेब टीवी कार्यक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि वे अन्य इंटरनेट सामग्री के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए टिके रहना आसान नहीं है। झांग ये के कुछ विचार थे। हुफे हंसे, लेकिन लिटिल झांग की क्षमताओं के बारे में कौन नहीं जानता। हो सकता है कि अन्य लोग इस विशाल महासागर में अलग न दिखें, भले ही उन्हें हमेशा ऐसा करना पड़ा हो, लेकिन आप अलग हैं। मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। धन्यवाद भाई हूँ, अपना निर्णय स्वयं लें। जरूर, मैं इसके बारे में फिर से सोचूंगा। बातचीत समाप्त होने के बाद झांग ये अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और अपने मंदिर की मालिश कर रहे थे। उसे सिर दर्द था। इसके पक्ष विपक्ष थे, उसे जाना चाहिए या नहीं। एक दुविधा। ये निर्णय लेना सचमुच कठिन था। एक सेलिब्रिटी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे लोगों को इतनी ईर्ष्या होनी चाहिए। सतह पर यह वास्तव में आसान लग रहा था, लेकिन वास्तव में केवल वे ही जानते थे कि यह कितना कठिन था। एक गलत कदम करियर खत्म कर देगा। हर कदम सोच समझकर ही उठाया जा सकता है। उन्हें कितनी सावधानी से विचार करना होगा। बस झांग ये को देखो और तुम समझ जाओगे। क्या आप जानते हैं कि झांग ये हमेशा अपना सिर क्यों खुजाता है? क्या आप जानते हैं कि झांग ये का हाथ हमेशा अपने सिर पर क्यों रहता है? क्या आप जानते हैं कि रात में नींद न आने पर झांग ये हमेशा अपने बालों में हाथ क्यों डालता है? ये सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह डैंड्रफ की समस्या से परेशान थे।